हाँ जी, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। नोट्स आई थिंक आप सबको मिल गए होंगे, आप सबने देख भी लिए होंगे, आप सबने अच्छे से याद भी कर लिया होगा। ठीक है, ओके। कुछ भी पूछ लूं? कुछ भी पूछ लूं? तो इसीलिए आज नहीं पूछूंगी, जिस दिन नहीं याद करके लेके आओगे ना उस दिन पूछूंगी। पहले मुझे आप बताएंगे होमवर्क। हाँ जी, किस किसने किया? ओके, अभी किसी का कोई क्वेश्चन था ना, किससे रिलेटेड था? ईपी एंड सीएसपी से रिलेटेड। देखिए ईपी एंड सीएसपी में जो मतलब आप ये बोल सकते हो कि पहला उन्होंने बोला एसपी। एसपी का मतलब है स्ट्रेटेजिक, स्ट्रेटेजिक का मतलब है रणनीतिक। पहले सिर्फ वो रणनीति की बात करते थे, अब उन्होंने क्या किया, नई मीटिंग में मिले। जब नई मीटिंग में मिले तो कुछ ना कुछ तो हमें बताना ही पड़ेगा कि इनको कम से कम कैसे भी हो तो उन्हें नए कपड़े तो दिखाने पड़ेंगे ना। तो कुछ नहीं किया गया है, बस क्या बोल दिया गया कि चार चीजों को मिलाकर हम जोड़ के क्या बना रहे हैं, इसे जो रणनीतिक होता था उसे व्यापक रणनीति बना रहे हैं। पहले होती थी एक रणनीति, मतलब कि इतना, अब उन्होंने बोल दिया हम इतने की बजाय इतना कवर करेंगे, तो वो व्यापक लेवल पर करेंगे। ऐसे ही बोल दें कि आज हम आपको 10 नहीं, आपको आज 50 क्वेश्चन करवाने वाले हैं, तो वो वही फर्क आ जाता है वहां पे। सो जस्ट इतना किया गया है, ठीक है। बस ये क्यों? क्योंकि जब भी आप किसी मीटिंग में मिलो तो सीधी सी बात क्या आती है, सीधी सी बात ये आती है कि उनको ये दिखाना है कि हमने तो आपके लिए बहुत कुछ करके दिया है। तो जब ये बोला गया कि बहुत कुछ करके दिया तो वो हम वैसे ही शो कर रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, नहीं आई थिंक अपलोड हो गया है शुभम। हाँ जी, गुड नून। ये बताइए कि होमवर्क में सबसे पहले मैंने क्या दिया था? 14 बाउंड्रीज कंट्रीज, ठीक है। सो 14 की 14 मिल गई सबको? सबको मिल गई? तो पता है क्या लॉस होता है पीछे ये करने का, जो अभी आपको फील हुआ था ये होता है। कैप पीछे की तरफ इन्होंने धक्का मारा ना आपको, विकास ने। चलिए, तो मुझे कौन बताएगा कि 14 कंट्रीज कौन कौन सी है? आई थिंक आप में से किसी को ऐसा तो नहीं लगा होगा कि 14 नहीं मिल रही है, 13 मिली हमें। तो अगर ओके आपको 12 मिल गया, इन केस वो हम पीओके वाला रीजन ना लेते ना तो फिर पाकिस्तान नहीं आता। बट अब इंडिया भी आएगा, क्यों? क्योंकि इंडिया बोलता है पीओके तो मेरा है, पर पाकिस्तान एक्चुअली पाकिस्तान के हिस्से में गया, इसीलिए वो पाकिस्तान का हिस्सा हो गया है। तो इस वजह से दोनों का ही वो मिलता जुलता हिस्सा आएगा। तो इसमें 14 कंट्रीज जो हैं ये पार्टिसिपेट करती हैं। जब कागजी कार्रवाई पे कर दिया जाता है, नहीं वो दिया नहीं गया है, पर वो ऐसा एरिया है जिसे अब आप देखिएगा कि कुछ कुछ ऐसी एटलस की साइट है जब आप गूगल करोगे ना, जिनमें आप पाओगे कि इंडिया का ऊपर का हिस्सा काट करके फिर इंडिया को बना के वो शो करते हैं कहने का। और फिर हम क्या करते हैं, फिर इंडिया वाले क्लेम करते हैं आप ऐसे शो नहीं कर सकते हो। सो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वर्ल्ड क्या पता उसे मान चुका हो, हमारा उसे मानना बाकी है, क्योंकि हम मानेंगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा रीजन है। बट क्या हमारी अथॉरिटी है उस रीजन पर? क्या हम वहां अपना अधिकार शो कर सकते हैं? हम अपना अधिकार नहीं दिखा सकते वहां पर, तो यही बात आ जाती है, ठीक है ना। देखिए कैपेबल की बात ये है, अभी भी हम कैपेबल हैं, पर हम ऐसे नहीं करवाएंगे जैसे अब हो रहा है ना, वैसे करवाया गया है। अब आप देखिए पाकिस्तान धीरे धीरे किस तरीके से एंड की तरफ चला जाएगा। अब ये बता दीजिए, अब क्या ही हाल बच गए हैं वहां पर? कुछ भी नहीं ना। वो कैसे किया गया है कि जब आप सीधे तरीके से नहीं कर सकते, अर्थव्यवस्था के हिसाब से आप कर दीजिए उसे। सो हमने उनको इकोनॉमिकली बहुत परेशान कर दिया है। सबसे पहले तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने ये किया कि इनसे आने वाले जो भी हमारे आयात निर्यात हैं, इनको हम क्या कर देंगे, इनको हम बंद कर देंगे। इसको सिर्फ हमने यही नहीं किया, अभी पहले क्या करते रहते थे, पहले बोलते रहते थे कि ये सब करना है, हम उनके ऊपर हथियार छोड़वा देंगे, ये बोल देंगे वो बोल देंगे। तो वो सब तो चलने ही नहीं वाला था। क्यों? क्योंकि हमें पता है उस सब से तो हमारा ही जान माल का नुकसान होने वाला है। पर जिस तरीके से अब किया गया है ना, वही तरीका सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है। मानोगे ये तो आप? और ये किन की वजह से हुआ है? लीडरशिप की वजह से। जो लीडरशिप में जो क्वालिटी है उसकी वजह से ये हुआ है, ठीक है। हाँ जी, इवन अगर आप देखोगे ना कि अभी जो भी जहां पे भी कोई भी मीटिंग हुई ना, कुछ भी,
जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर उनको बुलाया जाता है। इवन अभी क्या हो रहा है, अभी ये बोला जा रहा है G20 की अगली मीटिंग हमारे पास होगी, बोला जा रहा है, नहीं बोला जा रहा है। ये सब क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि जो पहले रिच कंट्रीज होती थी, जो अमीर देश होते थे, उनकी श्रेणी में अब हम भी शामिल हो सकते हैं। माना कि पैसों से ना शामिल हो, कि हम वो टेक्नोलॉजी इनोवेशन हम उनके ऊपर डिपेंडेंट हो, पर बात ये है कि जितनी पावर पॉपुलेशन के हिसाब से देख ले या फिर हम देख ले डेमोग्राफिक डिविडेंड, उसके हिसाब से देख ले तो वो हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, हाँ जी। तो अब मुझे बता दीजिए, और कोई डाउट नहीं है पिछली क्लास से? आरसीईपी का भी कोई मुझे बोल रहे थे, हाँ जी हाँ। आरसीईपी में क्या नहीं समझ आया आपको? उसको वो तो मैंने पढ़ाया ही नहीं, वो तो मैंने होमवर्क दिया था। आरसीईपी, हाँ जी, क्या था ये? रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। तो ये क्या है? एक क्षेत्र से रिलेटेड व्यापक, ठीक है, अर्थव्यवस्था के हिसाब से उनकी अपनी एक पार्टनरशिप हुई है। अब इसमें अगर मैं बोलूं कि किंग कौन था इसका, तो किंग था इसका आसियान। ठीक है, कि आसियान को हम एक रीजन की तरह ले रहे हैं, तो आसियान के साथ ही आ गई लगती इसकी कौन कौन सी कंट्रीज, इसकी 10 कंट्रीज जो हैं वो आ गई। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि मुझे पूछने की जरूरत है, आप सबको पता ही होगा। ठीक है ना, याद तो होगा सबको, हो ही गया होगा, इसी सीरीज में याद होना चाहिए। सबसे पहले क्या आएगा? म्यांमार, सबसे लास्ट में क्या आना चाहिए? फिलीपींस। ठीक है, सबसे पहले म्यांमार, फिलीपींस, ऐसे आप विजुअलाइज कर लीजिए अपने माइंड में, कल्पना कर लीजिए किस तरीके से ये बनाना है। हो गया, चलिए। सो उसके बाद अगर हम बात करें कि इसमें फिर बाकी और कौन कौन सी कंट्रीज होगी, ठीक है। सो कंट्रीज की अगर हम बात करें तो हम नॉर्मल ऐसे करके चल सकते हैं कि क्रिकेट खेलने वाली कौन कौन सी कंट्री है? इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, 3 तो हो गई ये। उसके बाद ये उस तरफ के चाइना वाली टाइप की कौन कौन सी कंट्रीज है? चाइना है, साउथ कोरिया है, जापान है। ठीक है, और 2 कौन है? 2 ऐसे हैं जो कि अपना आप ये बोल सकते हो झगड़े में रहते हैं वर्चस्व के हिसाब से। जैसे कि एक हो गया कौन? यूएसए, दूसरा हो गया कौन? रशिया। यूएसए एंड यूएसएसआर, चलिए हम रशिया बोल के चलेंगे अभी, अब तो रशिया ही है ना। ठीक है, सो वर्चस्व के हिसाब से ये हो गए। अब जब हम बात कर रहे हैं इन 16 कंट्रीज की, तो तब हम 16 कंट्रीज में किन किन को लेंगे? हम लेंगे 3 तो ये क्या हो गया? चाइना हो गया, साउथ कोरिया हो गया, जापान हो गया, एंड 3 लेंगे इनको, इंडिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। पर लास्ट में इंडिया ने जब बस होने ही वाला था तब इंडिया ने धोखा दे दिया एंड इंडिया हो गया पीछे। अब इंडिया ने धोखा देखिए अपनी मर्जी से नहीं दिया, इंडिया ने डर की वजह से दिया है। डर क्या? कि अगर हम इन 16 कंट्रीज के साथ, मतलब इन 15 कंट्रीज के साथ अगर हम गठबंधन बना लेते हैं तो इनमें से एक चाइना भी है, और चाइना अपना सस्ता सामान पहले ही हमारी मार्केट में डालता है, तो जब वो अब पहले ही डाल रहा है तो अब तो और अच्छे से डालेगा, और फिर तो हमारा वो ऐसे ही खराब हो जाने वाला है। तो अब देखिए, अब आप एक चीज को नोटिस करिए कि क्या हो रहा है। जो भी लोग पहले ये बोलते थे कि चाइना से हम क्यों आयात करते हैं, क्यों हम वहां से मंगवाते हैं, मंगवाना ही नहीं चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, पर खुद से वो हम खरीदते थे। तो ऐसा कह के भी अगर गवर्नमेंट कोई बैन लगा देती है तो भी कुछ हुआ नहीं, तो फिर क्या हुआ? लोगों के अंदर क्रांति लाई गई। अब आप सबको बोला जाता है कि अगर आप दिवाली पे अपना त्योहार मना रहे हो तो फिर आप चाइनीज सामान क्यों खरीद रहे हो? ऐसा करके क्या है? अब मुझे बता दीजिए, क्या आपके मन में एक वो नहीं आ गया शंका कि कुछ अगर मैं खरीदूं तो मैं पहले देखूं मेड इन कहाँ है, आई है नहीं आई है? तो वही नॉर्मल चीज आ जाती है। अब पूरा हम उसको एलिमिनेट, मतलब पूरा हम उसको निष्कासित नहीं कर सकते हैं, उसको दूर नहीं कर सकते हैं, पर हम कुछ हद तक उसे अपने नियंत्रण में ला पाए हैं। सो ये वो हो जाता है। तो इस वजह से इसमें आप याद ऐसे ही रख लेना, क्रिकेट वाले 3 हो गए और उस तरफ के 3 हो गए। तो इंडिया ने धोखा दे दिया तो कितनी आ गई? 15 कंट्रीज इसमें आ गई। तो ये जो साइन हुआ था, अब इसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या है? बहुत पुरानी हो गई है, उनको अब करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि न्यूज ही में नहीं है वो। ठीक है, समझ आ गया सबको? बहुत अच्छा। हाँ जी, चाइना की वजह से ही। वेरी गुड नरगिश, वेरी गुड। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, चलिए
नॉर्थ स्ट्रीम हमारा हो गया था। कहाँ लास्ट हमने छोड़ा था? यहीं पे है ना। IN अभी इस वाले टॉपिक में बेसिकली क्या किया गया है, एक मिनट जस्ट रुक जाइए। INSTC के बारे में हम बात करते हैं। INSTC का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं, हम अंतरराष्ट्रीय, N से नॉर्थ, S से साउथ, ठीक है। सो बेसिकली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम अंतरराष्ट्रीय उत्तर एंड दक्षिण यहाँ पर एक ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बना रहे हैं। ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का मतलब क्या है कि एक रास्ता बना रहे हैं जिससे कि हम अपना ट्रांसपोर्टेशन कर सके। अब आपको पता होगा कि जो चाइना है वो क्या कर रहा है, चाइना अपना उसने बनाया है क्या, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। उन्होंने अपना CPEC बनाया है, या फिर उसको हम बोले तो पुराने टाइम में वो क्या होता था, सिल्क रूट, ठीक है। पुराने टाइम में क्या होता था, सिल्क रूट। तो उस सिल्क रूट के बेसिस पे वो क्या कर रहे हैं, सारे के सारे वर्ल्ड को जो है अपने अंडर कर रहे हैं। दूसरा, हमने जब हम देख रहे थे आसियान के बारे में, तब हमने देखा था क्या कि मलाका स्ट्रेट, और हमने ये भी देखा था कि जो बे ऑफ बंगाल का जो क्षेत्र है वहां से पूरे के पूरे वर्ल्ड का जो ट्रेड होता है उसका 1/4 हिस्सा वहां से होता है। तो इसका मतलब वो 1/4 हिस्सा कौन टैप कर पा रहा है, उसको चाइना टैप कर पा रहा है। तो अब हमें भी तो कुछ करने की जरूरत है, तो वो जरूरत हम यहाँ से पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको पता होगा कि इंडिया का जो तटीय क्षेत्र है, जो स्थिति है वो बहुत अच्छी है और बहुत अच्छी स्थिति में है, पर क्या हम उसका अच्छे से यूज कर पा रहे हैं, तो वो यूज नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि हमने बाकी कंट्रीज के साथ मिलकर जो है गठबंधन नहीं बनाया। तो अब INSTC के थ्रू जो है हम एक गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए कि इंडिया आपको दिखाई दे रहा होगा, इंडिया के बाद यहाँ पर हम सबसे पहले हमने क्या देखा, ईरान। देखिए अफगानिस्तान का नहीं ले सकते हेल्प, पाकिस्तान का नहीं ले सकते हेल्प, ठीक है। अफगानिस्तान का हेल्प लेंगे बट वो हमारा मरीन मींस ओशियन के साथ का सागर वाला रास्ता नहीं हो सकता है, वो हमारा वैसे रोड के थ्रू का रास्ता हो सकता है। तो अभी हमने क्या किया है, ईरान के साथ हमने किया है गठबंधन। एंड यहाँ पे क्या आपको दिखाई दे रहा है, बंदर आबाद, ठीक है। छाबार हम आगे करेंगे, छाबार पोर्ट भी क्या है, ठीक है, नीचे वाला जो रीजन है। ये छाबार के पोर्ट की अगर बात करूं, ईरान का अकेला ऐसा पोर्ट है जो कि ये ओशन के पास लगता है और जो काम कर सकता है, जिसमें कैपेबिलिटी होगी मध्य एशिया तक पहुंचने के लिए, वो कौन है, छाबार पोर्ट। पर छाबार पोर्ट अलग है, वो इससे अलग आएगा, ठीक है। सो अब इंडिया, देन बंदर आबाद, उसके बाद हम कहाँ जाएंगे, अजरबैजान। याद रखना है क्या, बाकू, ये रीजन कहाँ है, बाकू रीजन कहाँ है, अजरबैजान में। देन हम चले जाएंगे कहाँ, यहाँ अस्ट्राखान। अब अस्ट्राखान जो है ये वाले रीजन की बात, अब मुझे ये बता दीजिए कौन सा रीजन है, कैस्पियन सी, ठीक है, कैस्पियन सी, ठीक है। कैस्पियन सी जो है, उस कैस्पियन सी के साथ लगते एरिया, अब आप अगर आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आते तो आप जो है कल याद करके लेके आएंगे। कल के लिए आपका होमवर्क हो गया है क्या, सेंट्रल एशिया जो कि है मध्य एशिया। मध्य एशिया की कौन कौन सी कंट्रीज हैं, ठीक है। हिंट मैं दे देती हूँ आपको कि यहाँ पे आएंगे आपके कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, वो वाला रीजन, ठीक है, वो आएगा आपका। तो ये कल के लिए आपका होमवर्क है, ये आपको देख के लेके आना है। ब्लैक सी की बाउंड्री दी थी ना मैंने, हाँ जी, तो हो गई है, नहीं मैं पूछ रही हूँ, मैंने दी थी ना कल, तो हाँ जी, कोई एक कंट्री आप मुझे बताओगे ब्लैक सी को लगने वाली, काला सागर। हाँ जी, ऑनलाइन में सब करके लेके आए हैं, लिखेंगे यहाँ पे। टर्की। तो मुझे बताइए ब्लैक सी ग्रैंड डील में टर्की था कि नहीं था, और उसके साथ और कौन था, यूएन, ठीक है। किन के बीच में हुई थी वो, यूक्रेन एंड रशिया के बीच में, बहुत अच्छा। हाँ जी, नेक्स्ट, उन्होंने बोला टर्की, आप बोलिए यूक्रेन, ठीक है। रोमानिया, वेरी गुड। बुल्गारिया, हाँ जी, जॉर्जिया,
जॉर्जिया, ठीक है, नहीं अजरबैजान है, आर्मेनिया नहीं है, ठीक है। हाँ जी, तो ये कंट्रीज बोल तो दिया उन्होंने। हाँ जी बोलिए। कौन से वाला है आपके पास? बिल्कुल बोल दिया ना। हाँ या तो आप क्लास के बाद शो करिएगा मुझे, ठीक है, क्लास के बाद शो करिएगा। तो ये रीजन आपको देख लेने हैं, ठीक है, रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, एक बार बस इसमें आप देख लेंगे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसकी हम बात कर लेते हैं। 7200 किलोमीटर का ये एक परिवहन नेटवर्क रहेगा। अब ये कब स्टार्ट हुआ था और किसने स्टार्ट किया था? ये कल्पना रही थी किस किस की? देखिए यहाँ सबसे ज्यादा इंडिया को फायदा होने वाला है, ईरान को फायदा होने वाला है, साथ ही साथ रशिया चाहता है। क्यों? क्योंकि रशिया का चाइना के साथ इतना बनता नहीं है और वो चाहता है कि उसको अपना एक अलग नेटवर्क मिल जाए काम करने के लिए, और उसको पता है कि अगर मुझे अमेरिका के खिलाफ खड़ा होना है तो मुझे इंडिया अपने साथ करना पड़ेगा। और इंडिया को भी पता है, और इससे पहले भी बहुत बार हुआ है कि जो अमेरिका है उसने कभी साथ नहीं दिया है, रशिया ने ही साथ दिया है, ये आप मान भी सकते हो। अब इसके साथ साथ भी अभी भी अगर हम बात करें तो जो हम रूपी और रूबल, ठीक है, उनकी जो करेंसी है, उनके साथ जो हम एग्रीमेंट कर रहे हैं, समझौता कर रहे हैं, उसमें जो हम ट्रेड कर रहे हैं उनके साथ, वो भी आपको देखना चाहिए। तो इस वजह से हम ये देख सकते हैं क्या कि रशिया हमें हेल्प कर रहा है। अब ईरान के पास और कोई तरीका है नहीं। क्यों? क्योंकि अमेरिका का तो सबसे बड़ा दुश्मन ही कौन है? ईरान, ठीक है, अमेरिका को लगता है। और ईरान को क्या लगता है? ईरान को लगता है कि मेरी जो इतनी प्रोग्रेस हो रही है उसकी वजह से अमेरिका मेरे से जलता है, तो वो तो ढूंढेगा ही क्या, किसको ढूंढेगा? वो ढूंढेगा इंडिया को, एंड वो ढूंढेगा रशिया को, ठीक है। जबकि छाबार पोर्ट की भी बात करूं ना मैं, तो छाबार पोर्ट भी कंप्लीट नहीं हो पा रहा है बार बार। क्यों? क्योंकि अमेरिका सैंक्शन लगा देता है किसके ऊपर? ईरान के ऊपर, और फिर वो करने नहीं देता। फिर वो इंडिया को बोलता है आपने इसका साथ दिया, फिर मैं आपको नहीं बुलाऊंगा अपनी पार्टी में, ठीक है। सो वही बात हो जाती है। मन में तो इंडिया बोलता है कि नहीं बुलाएगा पार्टी में तो मैं भूखा मर जाऊंगा, ठीक है, पर सामने से करना पड़ता है। बिल्कुल लगा सकता है, और वो प्रतिबंध उसने लगाए भी हैं, ठीक है। ट्रंप के समय में तो बहुत अधिक प्रतिबंध लगाए हैं, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल करता है, वैसे नहीं करता है, सामने से नहीं करता है, पर इनडायरेक्टली करता है, और वो तो करेगा ही। आप देख ही लीजिए, अब ये नहीं करता है कि ईरान से बड़ी दोस्ती है। इंडिया को भी पता है ईरान के साथ रहकर ही आगे बढ़ा जा सकता है, अगर उन्हें आगे बढ़ाना है तो। जब हम अपनी विदेशी नीतियों की बात करते हैं ना, तो तब एक ही बात आती है कि जो आपका इंटरेस्ट है वही सबसे सुप्रीम है, वही आगे बढ़ने वाला है। चलिए आप यहाँ देख लीजिए, कब? रशिया, भारत और ईरान, इन तीनों ने मिलकर 2000 में इसकी परिकल्पना करी थी कि हमें करना है। देन अब क्या किया जाएगा? अब जो है हम क्या करेंगे, हम इस जो रीजन है उसको यूज करेंगे। अब इसके दो तरीके हो सकते हैं। एक तो इंडिया यहाँ से भेज सकता है, इतना घूम के जाएगा। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, हम ये रोड के थ्रू, और जो ये ओशन है, जो ये सागर है, इसके थ्रू जो है हम जो है मिल सकते हैं। अब इससे क्या होगा? इससे रशिया के साथ हमारे जो भी ट्रेड संबंध हैं वो हम और ज्यादा उनको इंटेंस कर सकेंगे, और भी ज्यादा उनको स्ट्रॉन्ग कर सकेंगे, ठीक है, इतना हम कर सकेंगे। सो इसीलिए ये क्या करेगा, हमारा जो हिंद महासागर है उसको जो कैस्पियन सी है उसके साथ जोड़ेगा, ठीक है। चलिए अभी वर्तमान में अगर बात करें तो हमने 13 देश अपने साथ मिला लिए हैं। कौन कौन से हैं करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आ जाता है क्या? चाबार पोर्ट या चाबार बंदरगाह। चाबार बंदरगाह को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हम पाएंगे क्या कि ये किस लिए बनाया गया है, ताकि चाइना का जो बेल्ट एंड रोड आ रहा है ग्वादार पोर्ट में, उसके साथ में ये खड़ा हो सके। उनको पता हो कि यहाँ के राजा सिर्फ वही नहीं है, हम भी हैं लाइन में। तो उसी लाइन को पूरा करने के लिए हम पहुंच चुके हैं कहाँ? चाबार पोर्ट में। अगर चाबार पोर्ट की बात करूं तो ये रीजन कौन सा हो गया? गल्फ ऑफ ओमान वाला। ये कौन सा हो गया? अरेबियन सी वाला, ठीक है, वेरी गुड। सो अब अगर चाबार पोर्ट की या इस बंदरगाह की बात करूं तो ये जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बनाया गया है, ये 3 हिस्सों में हम इसको बांट सकते हैं।
तो 3 हिस्से कौन कौन से हैं? पहला चाबार पोर्ट से जाहेडेन तक जाएगा, ठीक है, चाबार पोर्ट टू जाहेडेन। दूसरा जाएगा जाहेडेन टू जारान एंड देन जारान टू डेलाराम, ठीक है, तो जारान टू डेलाराम, ये आपको यहाँ पे देख लेना है। पहला जो सबसे लंबा पोर्शन है और जो कहाँ है, सिर्फ और सिर्फ ईरान के अंदर ही है। कहाँ से आता है? चाबार पोर्ट से लेकर जाहेडेन तक। ये जो एरिया है ये 1380 किलोमीटर का है। उसके बाद दूसरा आ जाता है जाहेडेन टू जरान। सो जरान और जाहेडेन वाला एरिया आप पाओगे कि ईरान और अफगानिस्तान के बीच का एरिया है, ठीक है। ये कितना है? 200 किलोमीटर का। अब किलोमीटर कितने हैं ये याद करने की जरूरत नहीं है, पर ये आपको पता होना चाहिए इनमें से कौन सा हिस्सा सबसे लंबा है। तो सबसे लंबा कौन सा है? चाबार पोर्ट टू जाहेडेन। अब आता है क्या? जरान से डेलाराम वाला एरिया, जो कि कहाँ है? कंप्लीट अफगानिस्तान में ही है। तो इनमें से कौन सा प्रोजेक्ट या कौन सा हिस्सा है जिनमें 2 देशों की सही भागीदारी चाहिए हमें? कौन सा हिस्सा? जाहेडेन से जरान, जाहेडेन से जरान वाला है जिसमें 2 की हिस्सेदारी हमें चाहिए। अब ये जो डेलाराम वाला हिस्से की अगर हम बात करेंगे जरान से, ये एरिया कहाँ है? ये है अफगानिस्तान में, और ये एरिया ऐसा है जो कंप्लीट हो चुका है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि जरान, ये जो एरिया है चाबार पोर्ट का, बंदरगाह का, ये जो प्रोजेक्ट है इसमें कौन सा कंप्लीट हो चुका है? तो वो जरान से डेलाराम वाला कंप्लीट हो चुका है। हाल ही में कंप्लीट होने वाला अब होगा जाहेडेन से चाबार पोर्ट तक का, बट इस पे अभी भी तलवार लटकी हुई है। तो जाहेडेन से जरान वाला एरिया जो है, क्यों? क्योंकि ईरान और अफगानिस्तान दोनों के बीच का एरिया है। तो अब ये भी नहीं है बाउंड्री तक का वो बना के दे दे, दूसरा वो बना के दे दे, उतना भी नहीं हो पा रहा है। तो ये एरिया जो है, अब इनमें अब ये नहीं है कि ये बिल्कुल ही नहीं बने हैं, काम तो देखिए स्टार्ट हुआ ही हुआ है, बट वो काम किस तरीके से और कैसे हो रहा है उसकी स्पीड जो है वो कभी कभी होनी स्टार्ट हो जाती है, कभी कभी बंद हो जाती है। आपको पता होगा कि चाबार पोर्ट जो है हम अपना उससे बनवा रहे हैं, बोलते हैं कि इंडिया की इसमें गठबंधन है, भागीदारी है, सहभागिता है, ठीक है। सो ये बोला जा रहा है, पर इसके साथ साथ ये भी कि कभी कभी हम डर जाते हैं अमेरिका से, कभी कभी हम क्या कर देते हैं, चलिए अभी नहीं दूंगा, 1 महीने बाद दे दूंगा तुम्हें, ठीक है, ऐसा करके। तो ऐसा करके ईरान जो है वो परेशान हो गया था। देखिए एक जो वर्ड बोला जाता है वो ये कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट अगर की हुई है, अगर वो कंप्लीट ना हो, पूर्ण ना हो, तो उसमें पैसा लगा का लगा ही रह जाएगा। अगर वो कंप्लीट होगी तो काम स्टार्ट होगा, काम स्टार्ट होगा तो उसके बाद पैसा आएगा पैसा, तो आप पीछे अपना जो आपने खर्चा किया है वो अपना कंप्लीट कर पाओगे। पर होने क्या हो जाता है, ये हो जाता है कि जब पैसा आगे आ नहीं रहा है, कंप्लीट काम हो नहीं रहा है, अटका पड़ा हुआ है, पैसा उसमें लगा पड़ा है, ठीक है। सो ये कमी जो है ये देखने को मिलती है। तो इसीलिए ईरान एक बार परेशान हो गया, तो उसने बोला कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो चाइना से जाके ले रहा हूँ। तो उन्होंने बोला मैं तो चाइना से ही जाके ले रहा हूँ, तो उसने बोला मैं तो चाइना की गोद में जाके बैठ जाऊंगा। इंडिया ने कहा नहीं, थोड़े दिन रुक जा, हम तेरे लिए गोद नहीं, हम तेरे लिए बड़ा झूलना बनवाने वाले हैं, ठीक है। सो वो करने की कोशिश की जा रही है, बट अभी ये अच्छे तरीके से चल रहा है, होपफुली ये कंप्लीट हो जाएगा। याद क्या रखना पड़ेगा, जारेन टू डेलाराम वाला एरिया कंप्लीट हो चुका है। एंड ये जो भी वर्ड आपको नए नए सुनने को मिले, चाबार पोर्ट आप पता था, जाहेडेन, जरान, डेलाराम, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। सो ये कंप्लीट, अरे एक तो सबसे छोटा नहीं, सबसे छोटा तो ये वाला पोर्शन जाहेडेन टू जरान वाला एरिया है, पर बात ये है कि ये कंप्लीट हो चुका है। अब तालिबान की वजह से ये हो सकता है कि हम इसको ऑपरेशनल कर पाए या नहीं कर पाए। देखिए हम अफगानिस्तान तक एरिया पहुंचाना चाहते थे, जस्ट हमें अफगानिस्तान तक सामान पहुंचाना और लाना है। अगर मैं बात करूं तो हींग, इंडिया में हींग का एक भी पौधा नहीं है, और हम खाने में हींग कितना खाते हैं, क्योंकि इंडिया जाना जाता है मसाले और मसालेदार खाने की वजह से। तो इसका मतलब ये है कि हम अपने जो भी कुछ भी खाने पीने के पदार्थों के लिए अफगानिस्तान के ऊपर डिपेंडेंट हो सकते हैं, निर्भर हो सकते हैं। साथ ही साथ अफगानिस्तान ये नहीं हम ही निर्भर है, ज्यादातर वो निर्भर है हमारे ऊपर। अब क्या किया जा रहा है, अब हम जो है हमने कोशिश करी है कि हम भी हींग का पौधा लगाएं और उसको हम देखें कि हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे वातावरण में वो हो भी जा सकता है या नहीं। तो कम से कम 1 से 1.5 साल हो गया है, पर अभी भी आने वाले 4 से 5 साल लगेंगे जब हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा उस पेड़ से। तो अभी तो हम निर्भर ही करते हैं आयात के ऊपर।
तो इस वजह से अफगानिस्तान के, ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल था, ऐसे ही काफी सारे एग्जाम्पल है जैसे कि वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, निर्भर रहते हैं। सो ये इतना पैसा लगाया गया है क्यों? इसीलिए ताकि आप अफगानिस्तान तक पहुंच पाओ। अब वहां पे आके बैठ गया है कौन? तालिबान। तालिबान क्या करने देगा? देखिए तालिबान को भी पता है कि इस टाइम पीरियड पे, अब तालिबान ऐसा हो सकता है रूढ़िवादी हो, पर तालिबान ये नहीं है कि उसे नहीं पता है कि ट्रेड कैसे करना और किसके साथ करना है या किन टर्म्स पे करना है। तो आप ऐसे मत सोचिए कि वो क्या है, कि वो ऐसे हो गए हैं कि राक्षस की तरह, कि वो कुछ ही नहीं करने देंगे। उन्हें भी पता है कि अगर वो सबसे कट जाएंगे तो उनका वहां पर रहना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अफगानिस्तान ऐसा नहीं है कि सब कुछ वो खुद के ऊपर ही डिपेंडेंट रह सकता है, उसको भी बाकी देशों के साथ संबंध बनाने की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए तो तालिबान के साथ तालिबान इस बात को भी अग्री कर जाता है, सहमत कर जाता है कि चलिए मैं शांति समझौता या शांति बैठक में हिस्सा लूं। तो इसके लिए तो आता ही है ना। तो वही चीज आ जाती है कि सब इतना खर्चा किया है हमने वहां पहुंचाने के लिए, पर अब वहां होगा नहीं होगा उसके ऊपर भी जो है बहुत सारे अटकलें लगाई जा रही है। पर आपको उसमें जाना ही नहीं है, आपका काम कितना है? प्रीलिम तक, मेंस में हो जाता है वो कि क्या कुछ होगा, पर प्रीलिम के लिए आपका इतना ही काफी है। अब समझ लीजिए यहाँ पे क्या है। ईरान के दक्षिण पूर्वी भाग में हम अगर देखें तो गल्फ ऑफ ओमान मीन्स ओमान की खाड़ी पर हमें ये कहा सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत में देखने को मिलता है। तो सिस्तान एंड बलूचिस्तान ये कहा, दीज आर दी, ये जो है किसका हिस्सा है? ये ईरान का हिस्सा है, ठीक है। बलूचिस्तान वही वाला मत सोच लीजिए, इसका प्रांत है ये, ठीक है। किसका है? ईरान का। अब सीधे ये समुद्र तक पहुंचने के लिए अब यहाँ इसके, मैं जैसे मैंने अभी पहले भी बताया था, चाबार पोर्ट कैसा है? ये ऐसा रीजन है जो कि ईरान का अकेला ऐसा बंदरगाह है, और यही एक अकेला ऐसा बंदरगाह है जो गहरे समुद्र के पास पहुंचता है और ये वहां तक पहुंच रखता है। तो ईरान के पास इसके अलावा कोई और अच्छा इस तरीके से गहरे समुद्र तक पहुंचने का बंदरगाह नहीं है, तो ये अकेला है। क्या? बिल्कुल बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हो। इवन अगर मतलब वो तो आपका मेंस के लिखने के लिए हो जाएगा, प्रीलिम तो जितना इन्होंने लिख के दिया है उतना ही हम कर सकते हैं। इन्होंने बोला है कि हमारा ये अकेला है तो हम इसको अकेला मानेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि अब ये क्या करेगा, ये हमें कॉमनवेल्थ जो इंडिपेंडेंट स्टेट है CIS, जिनको क्या बोला जाता है? स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रमंडल देश, ठीक है। अब आपको पता होगा कि स्वतंत्र कॉमनवेल्थ जो है इंडिपेंडेंट स्टेट बोला जाता है, राष्ट्रमंडल, ठीक है। सो वो स्टेट्स तक, उन कंट्रीज तक पहुंचने के लिए हम इसको यूज करने वाले हैं, ठीक है। ये ना हिंदी जो इनका ये एक्सप्लेनेशन करके देते हैं ना, तो कभी कभी थोड़ा एक्यूरेट नहीं आता, तो ये बेसिकली है क्या, इसको आप ना इंग्लिश में ही लिख लीजिए CIS, कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ गेम हुए थे ना इंडिया में, है ना। कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट, देखिए इंडिपेंडेंट के लिए क्या बना है? स्वतंत्र। नाम आता है क्या? स्टेट्स, पर एक्चुअल में है क्या? ये कंट्रीज। CIS बोला जाता है बट एक्चुअल में है क्या? ये देश। तो इसका मतलब आप सब बहुत अच्छे ऑनलाइन में बढ़िया काम करके लेके आते हो। अच्छा, अभी मैंने एक सिर्फ कैस्पियन सी का होमवर्क दिया ना, और कुछ तो नहीं दिया? नहीं, सेंट्रल एशिया भी दिया है, मध्य एशिया दिया है ना, एक मध्य एशिया दिया है, एक कैस्पियन सी का कौन कौन बाउंड्री लगता है वो दिया है, उसी में हो जाएगा वो तो। अब आपको पता है क्या करना है? एक अलग पेज लगाना है, उस अलग पेज पे ना आपको क्या करते चले जाना है, जैसे कि एक हो गया आपका ब्लैक सी, तो एक पेज पे लिख दीजिए ब्लैक सी, उसकी बाउंड्री कंट्री लिख दीजिए, ठीक है। और उसके साथ साथ जैसे मैप में है ना, ऐसे ही बना के करना है आपको। जैसे सपोज करो ये हो गया आपका ब्लैक सी, ऐसे ऐसे करके करना कि सीरीज में इधर ये है, इधर ये है, इधर ये, इधर ये, ऐसे करके करना, ठीक है। उसके साथ साथ अभी पहला उसमें वो लिख दिया, अब कल उसमें लिख दोगे क्या? कैस्पियन सी, और उसकी लगती है ये बाउंड्री। अब उसके साथ साथ आप अपना निमोनिक बना लो ताकि याद रखा जा सके। आज के लिए तो एक है तो याद हो गया, क्या पता उसको 3 या 4 दिन बाद भूल जाओ, है ना। तो इसलिए अपना निमोनिक बना लो। निमोनिक का मतलब जैसे क्या हो गया, अगर मैं नॉर्मल आपको बताऊं तो कैस्पियन सी के लिए हम ये रखते हैं तारीख, ठीक है।
ठीक है, ठीक है। सो कुछ भी आप अपनी तरफ से बना सकते हो, ठीक है। सो वो क्या हो गया, टी से, अच्छा चलिए ये मैं नहीं बताती हूँ, फिर इधर ही हो जाएगा। नहीं, इट्स नॉट तजाकिस्तान, इट्स तुर्कमेनिस्तान। तजाकिस्तान नहीं आएगा, तजाकिस्तान तो इस तरफ हो गया, सेंट्रल एशिया का है, कैस्पियन सी को किसकी बाउंड्री लगती है। नहीं, धीरे 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 वो क्या है, और आप अपनी इवॉल्व करना, न्यू आप अपनी बनाना, तो कोशिश करोगे कि आप अपना अलग बना के रखो, कि कॉमन वाली याद नहीं होती है, कॉमन वाली भी पहले ट्रिक याद करनी पड़ती है, फिर वो बनानी पड़ती है। इससे अच्छा मैं हमेशा बोलती हूँ, मैं कभी नहीं बताती हूँ कि खुद से बनाओ, ये तो बताती है, ये बताने के लिए कि ऐसी आप बना सकते हो, ठीक है। हाँ, अच्छा हम निमोनिक बोल देते हैं, ट्रिक बोल दो आप, ठीक है, ट्रिक। अच्छा मुझे लगा ही कि निमोनिक से ना एक्साइटमेंट नहीं आया, ट्रिक से एक्साइटमेंट आया। सो वर्ड वही सेम है, ट्रिक बोल लीजिए या निमोनिक बोल लीजिए, पर बेटर रहेगा कि उसी से आप करो। इतना हो गया है। सो अब हम देख लेते हैं क्या कि इन्होंने बोला है क्या, ये है कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट, मीन्स कि राष्ट्रमंडल जो देश थे वो इंडिपेंडेंट स्टेट्स, उन तक हम पहुंचना चाहते हैं, इस वजह से हमने ये किया है। अब इंडिपेंडेंट ये जो कॉमनवेल्थ है, CIS के बारे में अगर हम बोले तो उसमें कौन कौन आ जाता है, उसमें आ जाता है अजरबैजान, कजाकिस्तान, रूस, उज्बेकिस्तान, आर्मेनिया, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, यूक्रेन, बेलारूस, मालदोवा एंड तुर्कमेनिस्तान। तो कुछ तो इसमें सेंट्रल एशिया की कंट्री हो गई कवर, दूसरी इनके साथ लगती दूसरी तरफ की हो गई, जैसे कि हो गया क्या, बेलारूस एंड मोल्डोवा, ठीक है। सो ये हो गए। तो आप जब सेंट्रल एशिया देखोगे ना, तब आप ये भी देखोगे, और कोई भी बाउंड्री के लिए या अदरवाइज सिंगल वन भी गूगल की हेल्प नहीं लेगा, मैप लोगे, खुद देखोगे, ढूंढोगे एंड फिर अपने आप को करेक्ट करोगे। जितनी बार मैप को देखोगे उतनी बार आपको याद हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, I2U2 पढ़ा हुआ है, चलिए कोई बात नहीं, मैं भी पढ़ा देती हूँ। सो I2U2 के बारे में अगर हम बात करें तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर 4 कंट्रीज जो हैं वो आती हैं और आके वो अपना गठबंधन बनाती हैं। वो कौन कौन है, I2 मीन्स I इंडिया, I इजराइल, ठीक है। U2 मीन्स UAE एंड U से USA, तो USSA, सो बेसिकली USA। सो अब वो क्या होता है ना कि इवन मेरे एंथ्रोपोलॉजी में भी यही है कि अगर कोई चीज उनकी क्यों ही आ जाती है ना, तो उनको होता है उछल उछल के हम ही बता दें, ठीक है, वो एक्साइटमेंट हो जाता है। तो मैं समझ सकती हूँ, ऐसे ही PSIR वालों को, अगर आपका PSIR का आ गया तो आपको हो रहा होगा कि उछल उछल के बता दें। सो ये ओके, आप ही सब ही, अरे ये इंटरनेशनल रिलेशन है तो उसी से होगा। हाँ, PSIR में एक इंटरनेशनल रिलेशन आता है ना। अब इसी की अगर मैं बात करूं तो जब इसमें साइंस और एनवायरनमेंट आएगा ना, तब पता चलेगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल। सो इंडिया, इजराइल, UAE एंड USA, ठीक है। सो सबसे पहले इसके बारे में कब, अक्टूबर 2021 में इसका उल्लेख किया गया था, याद रखना पड़ेगा आपको। अब क्यों किया गया था, अब्राहम समझौते का तो नाम आपने सुना होगा। सो अब्राहम समझौता ये किसके बीच में हुआ था, इजराइल एंड UAE के बीच में हुआ था। और US से क्या करता है, वो दादा बनने आता है, बीच में कोई समझौता कर रहा होता है, क्यों, क्योंकि उसको अच्छा लगता है, थोड़ी पूछ हो तो उसको अच्छा लगता है। तो ऐसे ही उसने अपने साथ किसको जोड़ लिया, उसने अपने साथ इनको भी जोड़ लिया है। अब इजराइल और UAE तो हो गई, USA की तो आदत ही है, उसने बोला इंडिया थोड़े दिन मेरे साथ रह, तेरे को भी अच्छा लगेगा, तो इंडिया ने कहा ठीक है आ जाता हूँ, वो भी इनके साथ आ गया है, ठीक है। अब ये किन किन क्षेत्रों के ऊपर इनकी बात चल रही है, इन्होंने बोला कि मैं समुद्री सुरक्षा, क्योंकि आपको पता है समुद्र से रिलेटेड है। उसके बाद इन्होंने बोला आधारभूत संरचना के ऊपर हम काम करेंगे। इन्होंने बोला हाँ, इंडिया ने बोला अरे इसके ऊपर तो मैं सारा दिन बैठ के सभा समिति सब लगाता रहता हूँ, आधारभूत संरचना बनाओ बनाओ बनाओ, ठीक है। सो उन्होंने बोला मुझे भी कर लो इसमें शामिल। साथ ही साथ उन्होंने बोला कि उनका क्षेत्र में परिवहन के ऊपर काम करना है। तो ये 3 पॉइंट है, ये नहीं है अब आपको लग रहा है कि ये तो होंगे ही, पर 3 ही है और 3 ही रटने हैं आपको, कि इसमें 3 है, 3 के अलावा और चौथा नहीं है, ठीक है। सो आपको क्या करना है, ये 3, समुद्री सुरक्षा, आधारभूत संरचना एंड इसके साथ ही क्षेत्र में परिवहन। अब इन्होंने बोला क्या कि हम ना कोऑपरेशन दिखा रहे हैं, कि इसमें हम 6 ऐसे सेक्टर होंगे जिनमें हम अपना सहभागिता शो करेंगे,
ठीक है। सो वो कौन कौन से है, पहला देखिए, नहीं पहले पहले ये वाटर की, वाटर कि उन्होंने बोला वाटर, जल से रिलेटेड जो भी होगा उसको हम इसमें इंक्लूड करेंगे। उसके बाद दूसरा, सिर्फ सोलर नहीं है, सिर्फ सोलर है क्या, सो एक वर्ड आएगा क्या, एनर्जी। पहला क्या हो गया, वाटर, दूसरा क्या हो गया, एनर्जी, तीसरा हेल्थ, स्पेस, ग्रेन, यहाँ पे डमशराज चल रहा है, ग्रेन, फूड सिक्योरिटी, ठीक है। सो ये क्या आ जाता है, फूड सिक्योरिटी एंड परिवहन, ठीक है। सो परिवहन। तो अब I2U2 में 6 ऐसे सेक्टर हैं जिनके ऊपर समझौता किया गया है। वो कौन कौन से हैं, पहला हो गया क्या, पहला हो गया क्या, वाटर, दूसरा एनर्जी, तीसरा हेल्थ, चौथा स्पेस, फिर परिवहन एंड फूड सिक्योरिटी। तो इन 6 सेक्टर के ऊपर कोऑपरेशन शो करेंगे। कोऑपरेशन का मतलब ये है कि अगर यूएसए बहुत चालाक है, यूएसए को पता है कि गेहूं की अगर बात की जाए तो गेहूं के लिए या तो देखिए यूक्रेन का सहारा होता था, अब रशिया वहां पे अपना अधिकार जमा के बैठा है, तो चलिए वो तो नहीं हो सकता। फिर क्या किया उसने, देखा इंडिया के पास तो बहुत है, तो उसने बोला इंडिया को कि चलिए इंडिया आप हमें देते रहना। इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने कहा ये दादा बंदा सबके ऊपर मैं बन के दिखाता हूँ। इंडिया ने बोला मैं तो बैन लगा रहा हूँ कि मेरे पास से मैं अब गेहूं का निर्यात नहीं करूंगा। तो सबसे ज्यादा बताइए कौन परेशान हो गया था, यूएसए ही सबसे ज्यादा परेशान हुआ था, बाकी तो चुप चुप रहे देश, बट यूएसए अपना रोना हर जगह रोता रहा। तो रोना दिखा के इंडिया ने फिर बोला ठीक है मैं खोल रहा हूँ अपने निर्यात। सो अब इसका मतलब क्या है, उन्होंने बोला कि हम फूड सिक्योरिटी भी इसमें एक सेक्टर रख रहे हैं। तो अगर कोई और किसी भी तरीके का सहयोग दिखाएगा तो फूड के ऊपर भी, खाने के ऊपर भी आपको अपना सहयोग दिखाना पड़ेगा। तो ये किया गया, ठीक है, इतना हो गया, वेरी गुड। अब आ जाता है क्या, पश्चिम सेती विद्युत परियोजना। जैसे कि मैंने आपको बताया भी था, वेस्ट सेती प्रोजेक्ट कहाँ, नेपाल में। पहले कौन कर रहा था इसको, चाइना। चाइना ने इसको छोड़ दिया, छोड़े हुए 4 साल हो चुके हैं। तो अब कौन आया, इंडिया। तो इंडिया ने आके बोला कि कोई बात नहीं मैं करता हूँ। क्यों, क्योंकि इंडिया को पसंद है कि नेपाल पहले जाके चाइना की गोद में बैठ गया था, फिर चाइना ने 2-3 थप्पड़ लगा दिए तो नेपाल रोने लगा, रोता रोता वो जा रहा था, तो इंडिया ने अपने पास बुला लिया, ठीक है, अपने पास बुलाया। तो अब देखिए रोता रोता चुप कराने तो कुछ देना भी तो पड़ेगा, ठीक है। सो जो झुंझुना है वो दे दिया है। तो दैट इज दी वेस्ट सेती जो है ये बांध है या इस परियोजना के ऊपर। अब अगर नेपाल की बात करें तो नेपाल में 83,000 का मेगावाट का संभावित क्षमता है, जिसका अनुमान लगाया जाता है कि इतनी क्षमता है। इस वजह से हम ये सोचते हैं कि वहां से हम जितनी इलेक्ट्रिसिटी ले पाए वो हम ले लें, ठीक है। तो ये एक जो है इसका सेक्टर माना जाता है। तो आपके 12 टॉपिक इसमें कंप्लीट हुए हैं। अब आपको मैं दे रही हूँ 2 मिनट, तो उस 2 मिनट में आप 12 के 12 अपनी आंखों के सामने से निकाल दीजिए, मैं सुनूंगी फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आज वाली नहीं नहीं, आज वाले नहीं, 1 से 12, 9 से 12 2 मिनट दूंगी क्या उसके लिए। एक से 12 के लिए 2 मिनट। ओके, ऑनलाइन वालों में देखिए, एक सेकेंड, भावना पूछ रही हैं।
अब्राहम एग्रीमेंट जो है, अब्राहम समझौता, वो क्या था? तो अब्राहम समझौता जो है ये 2020 के दौरान ये साइन किया गया था। मतलब उस टाइम पे ये अफेक्टिव हो रहा था। इसमें एक तो पार्टी हो गई थी इजराइल, एक यूएई, एंड इसके साथ साथ एक बहरान भी जो है एक पार्टी रही थी। पर ये जो मेन एग्रीमेंट हुआ था वो हुआ था इजराइल एंड यूएई के बीच में, जो कि यूएस से जो है इनका एक साक्षी आप बोल सकते हो वो बना था, हाँ, मध्यस्थ बना था, हाँ जी, मीडिएटर। सो ये बोला गया कि अब किसी भी एक तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा जो भी मुस्लिम कंट्रीज हैं या मुस्लिम देश जो हैं, और ये दोनों ही देशों में अगर आप मानोगे तो यहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, मुस्लिम जनसंख्या ज्यादा देखने को मिलेगी। तो ऐसा समझौता किया गया था कि ये जो कंट्रीज हैं इनके एम्बेसडर होते हैं ना, साथ ही साथ ये अपने एम्बेसीज बना के रखते हैं। एम्बेसीज का मतलब ये सोच लीजिए कि अगर कोई एक पर्सन है इजराइल का और वो रह रहा है यूएई में, तो अगर वो अपनी सरकार से किसी भी तरीके का संबंध बनाना चाहता है, उनसे बातचीत करना चाहता है, तो वो किसके थ्रू कर सकता है? एम्बेसी के थ्रू ही कर सकता है। तो एम्बेसी एक ऑफिस होता है। तो अगर सोच लीजिए दूतावास, तो अगर सोच लीजिए कि ये क्या है, ये है इजराइल एंड यहाँ क्या है, यूएई। तो यूएई में इजराइल का एक ऑफिस होगा, तो ये क्या है, उसका दूतावास। अब इजराइल का एक पर्सन जो है वो यूएई में रह रहा है, तो उसको अगर कांटेक्ट करना है अपने, कोई किसी भी तरीके का कागजी कार्यवाही हो सकती है या कुछ भी हो सकती है, तो वो यहाँ से कर सकता है। पहले अब मान लीजिए कि कोई झगड़ा हो जाता है। अब बजरंगी भाईजान किस किसने देखी है मूवी, तो उसमें आप ये देखिए कि जो सलमान खान है वो छोड़ने जाता है मुन्नी को, एम्बेसी में छोड़ने जाता है, वो पहले एम्बेसी में छोड़ने जाता है। पर कोई झगड़ा चल रहा होता है तो जो इंडियंस लोग होते हैं उसमें दिखाया जाता है कि वो एम्बेसी को ही आके तोड़ रहे हैं, फोड़ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर अच्छे रिलेशन, अच्छे संबंध ना हो तो फिर क्या होता है, फिर एम्बेसी को ही वो समझने लग जाते हैं कि एम्बेसी में कौन है, पाकिस्तानी है। तो वो उस तरीके से दिखाया गया था। तो इससे क्या होगा, इससे इनके बीच में समझौता बन जाएगा। तो वो समझौता जो था कि हम एम्बेसी अपनी दूतावास खोलने देंगे, वहाँ काम करने देंगे, हम जो मुस्लिम आवाजाही है उनकी जनसंख्या की उसको सही से होने देंगे। तो ये कुछ समझौते उनके बीच में किए गए थे। ठीक है, सो ये था अब्राहम अकॉर्ड। ओके, सो सौरभ का क्वेश्चन है कि मैम यूपीएससी क्वेश्चन कैसे पूछेगा। देखिए, पहली बात इंपॉर्टेंट क्या, इंटरनेशनल रिलेशन से जो हम ये भू राजनीतिक संबंध कर रहे हैं, इनसे मोस्टली जो लगता है कि कैसे क्वेश्चन आ जाएंगे, इनसे वन लाइनर क्वेश्चन ही आ सकते हैं, या तो इनसे ऐसे आएंगे जो कि आपके मैप से रिलेटेड ही होंगे, मैपिंग वाले ही होंगे। प्लेसेस इन न्यूज, मतलब कि मैप से रिलेटेड ही क्वेश्चन आएंगे। पहला तो हो गया ये। दूसरा सवाल क्या उठता है, दूसरा सवाल ये उठता है कि इसमें जो क्वेश्चन आएंगे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होंगे, वो ऐसे आ सकते हैं जिनमें 2 से 3 स्टेटमेंट होंगी, तो उनको आपको पहचानना पड़ेगा। उनमें यह भी हो सकता है कि किसकी कितनी हिस्सेदारी है, किसका क्या है, तो वो सब चीजें आ सकती है। ठीक है, चलिए अब आप रट लीजिए। अब 218 220 पे मैं आपको मतलब हटा दूंगी याद करने से, या हो चुका है याद? मैंने डिस्टर्ब कर दिया, ओके। नहीं, 218 है, 220 पे मैं आपको बोल दूंगी।
टाइम, चलिए 1 मिनट और दे रही हूँ। बहरीन, देखिए बहरान भी इसका पार्ट था, लेकिन उसके साथ इनको इतनी ज़रूरत नहीं थी संबंध बनाने की, क्योंकि आप देख लीजिए कि बहरान बहुत छोटी कंट्री है, ठीक है। अगर हम उसका मैप के हिसाब से देखें तो बहुत छोटी कंट्री है। यूएई भी आप बोलोगे कि छोटी कंट्री है, बट उसके कंपैरिजन में देखें तो इजराइल को लगता है कि उसके साथ संबंध बनाना ज़्यादा प्रभावशाली या ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। तो इस वजह से बहरीन एक पार्टी रहा था, लेकिन इसमें ज़्यादातर जो समझौते के जो भी पॉइंट बनाए गए थे, वो बनाए गए थे किस किस के लिए, इजराइल और यूएई के लिए। क्यों? क्योंकि बहरीन एक छोटा देश है, तो उसको इतना ज़्यादा इनसे दिक्कत नहीं थी, और उसके बेनिफिशियल तो था तभी वो पार्ट बना है, पर फायदा ज़्यादा उठा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि कैपेसिटी नहीं है उठाने की, इस वजह से, ठीक है, पॉपुलेशन या उसके बेसिस पे। हाँ जी, हो गया है सबका? पहली बात तो आएगा नहीं, क्यों? क्योंकि बहुत न्यूज़ में नहीं है, रेलिवेंट नहीं है, I2U2 पे ही आ सकता है। तो अगर आप बोलोगे तो उसका पार्टी था इजराइल, यूएई, बहरीन। I2U2 में हमने किसको लिया है? इजराइल एंड यूएई को, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो अब ये जाता है हट, सबके नोट्स बंद हो जाने चाहिए, देखिए किसी के मुझे खुले हुए ना दिखे। ऑनलाइन में देखिए बिना देखे आप, नहीं, आई नो आप नहीं देखते हो, हंसिए मत। वो इंग्लिश मीडियम का भी प्रॉब्लम रहता है, हिंदी मीडियम का भी प्रॉब्लम रहता है। ऑफलाइन वाले बहुत मजाक बनाते हैं ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स का, कि क्योंकि ना ऑफलाइन में जब भी मैं कोई क्वेश्चन पूछूं, मतलब सच है, ये मजाक भी नहीं है सब। तो वहाँ पे बेसिकली क्या होता है ना कि साउंड तो देखिए जाता रहता है माइक से, थोड़ा उनको सुनता तो रहता है, इतनी दिक्कत नहीं होती। इवन ना वो कुछ कुछ की आवाज़ भी पहचान लेते हैं। आई थिंक आप में से भी कईयों की आवाज़ वो पहचानते होंगे पर्सनली। अच्छा, आप इधर आके अपने चेहरे दिखा के जाते हो। ओके, चलिए अभी मैं पूछूं। ओके, हाँ जी, आपका नेम क्या है? रेड ड्रेस, हाँ जी, प्रिया। ओके, सो प्रिया, आप मुझे बताएंगे कि मीथेन गैस जो है उसका रिसाव कहाँ हुआ था, एंड वो स्ट्रीम जो है, जो कि हम बोलते हैं नहर, वो कौन सी है? वेरी गुड। एरिया कंफर्म नहीं है, ओके। जो हाथ खड़ा करेंगे उनसे तो पूछूंगी ही नहीं, क्योंकि उनको आता है। तो मैं पूछने वाली हूँ आपसे, आपका नेम भूल गई मैं। पूनम, ओके, हाँ जी पूनम। वो तो मुझे शक्ल से पता चल जाता है किसको आता है किसको नहीं आता है। पूनम, चीटिंग नहीं। तो देखिए, आपसे इतना डिफिकल्ट पूछूंगी जो मैंने पढ़ाया ही नहीं है, जो हेल्प कर रहे हैं उनको। हाँ जी, हाँ मैं वही बोल रही हूँ, इतना डिफिकल्ट पूछूंगी जो मैंने पढ़ाया ही नहीं है, तो इसीलिए तो डिफिकल्ट हुआ। हाँ जी, आप बताएंगे।
तो बहाना तैयार था, बस पूछते ही निकाल देना है, बस बोल देना है कि ये यही था। मुझे नोट्स अभी मिले हैं, अभी तो याद करने को बोला था मैंने। चलिए जो मैंने पढ़ा दिया मैं उसमें से पूछती हूँ। कोशिश नहीं, उसमें तो बताना ही पड़ेगा आपको। तो आप मुझे बता देंगे कि INSTC अंतरराष्ट्रीय उत्तर एंड दक्षिण का STC ट्रांस परिवहन और C मीन्स कॉरिडोर, ठीक है। सो अंतरराष्ट्रीय उत्तर एंड दक्षिण का जो परिवहन कॉरिडोर बनाया गया था उसमें वर्तमान में कितने देश शामिल हैं? वेरी गुड, बता दिया तो ऐसे ही परेशान हो रहे हो आप। इसके साथ साथ अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो चिंता मत करिए। क्या होना चाहिए आपको पता है आपको वर्ड क्या होने चाहिए थे आपके? फंस गए, यहीं फंस गए। 6 बार पोर्ट का बता रहे हो आप। चलिए कोई बात नहीं। देखिए मैं क्या बोलती हूँ हमेशा, एटीट्यूड पॉजिटिव रखिए। आपको मुझे पता है क्या बोलना चाहिए था, आपको मुझे बोलना चाहिए था मैम जो अभी आपने पढ़ा है उसमें से पूछ लो मेरे से, और वो मेरा हुआ नहीं वो मैं कल सुना दूंगा। आपने पता क्या करा, बस आपने जस्ट बोल दिया कि मैं बच जाऊं। ठीक है, बचने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है, बट वेरी गुड। मैंने एक चीज नोटिस करी है, एक प्रिजम्पशन हो जाती है आप सब ना कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा एक्टिव हो। बहुत ज्यादा एक्टिव से मेरा मतलब है कि एक ये सोच लेते हैं कि मतलब माइंडसेट जो बना हुआ है वो माइंडसेट ये हो जाता है कि बिकॉज सोर्सेज एक तो कम है, सोर्सेज के केसेस में या अदरवाइज। अगर आप सबके जो मैंने फील किया है कल की क्लास और आज की क्लास में आपसे जो इंटरेक्शन हुआ है उसमें मैंने ये फील किया है कि आप ना सोर्सेज कम होने की वजह से जो वीकनेस हो सकती थी उसके कंपैरिजन में आप एक्स्ट्रा एक्टिव हो, प्रोएक्टिव हो बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो वो बहुत अच्छी बात है आप सबके लिए। तो इतना अगर प्रोएक्टिव, और ऊपर से दूसरी बात ये कि आप सब ना बहुत अच्छे से लाइक अपडेटेड रहते हो। आई थिंक उसमें सबसे बड़ा रोल अगर मुझे बोलना चाहिए तो वो आपके सर का है। इंटरनेशनल रिलेशन में तो वो मुझे दिखाई दे रहा है, बाकी मैं देखूंगी इको में, नहीं बाकी मैं देखूंगी इको में, साइंस में, इन्वायरमेंट में। ओके चलिए कोई बात नहीं, उसी दिन पूछ लूंगी तब भी हो जाएगा। वो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। सो अब मुझे बताएंगे, आप बताएंगे वेस्ट सेती, हाँ यही नहीं है, पश्चिम सेती विद्युत परियोजना। हाँ जी, ऑनलाइन में भी बताएंगे। हाँ जी ऑनलाइन में, वेरी गुड, सब अच्छे से बता रहे हैं। हाँ जी बताइए, कहाँ है अभी ये? वेरी गुड। और अभी कौन कर रहा है इसको फंड? भारत कर रहा है, बहुत अच्छा ठीक है। गलत, 83,000 मेगावाट। एक्साइटमेंट में ज्यादा रट्टा लग गया ना तो गलती यहाँ भी हो सकती है। 83, हाँ जी 83 नहीं पूछते हैं, मेंस में इंपॉर्टेंट हो सकता है बट उसके आप ध्यान मत रखिए, तो इतना अभी प्रीलिम के लिए फोकस कर लीजिए, ठीक है। ओके सो मुझे बताएंगे, हाँ जी चंद्रमणि आप बताएंगे, परमाणु अप्रसार संधि जो हुई थी वो कब हुई थी एंड किस किस के बीच में हुई थी? रूस भी हो गया, यूएसएसआर भी हो गया, हाँ, फ्रांस, चाइना, ठीक है, हाँ जी वेरी गुड। ओके, हाल ही में इस संधि के बाद क्या बोला जाता है कि और कौन कौन से देश हैं जिनके पास अभी भी परमाणु हथियार उपलब्ध हैं? वेरी गुड। ओके सो मुझे बताएंगे, चलिए आप डर तो नहीं रहे हो, बहुत अच्छा। तो अब आप मुझे बता दीजिए I2U2 में हम कोऑपरेशन कर रहे हैं किसी 6 क्षेत्रों में, वो 6 क्षेत्र कौन कौन से हैं? ठीक है, वेरी गुड। स्पेस, बहुत अच्छा, डरते डरते बच गए, नहीं 6 हो गए हैं, हो गए। ओके
चलिए हाँ जी, अब आप मुझे बताएंगे व्हाट्स योर नेम? दीपराज। ओके, सो दीपराज आप मुझे बताएंगे कि ऑब्जेक्टिव क्या था, अंटार्कटिका ट्रीटी हुई थी, अंटार्कटिका संधि हाँ कल नहीं आए थे, आज वाला पूछ लूँ फिर? ठीक है, तो चलिए आज वाला आप मुझे बता दीजिए। चाबहार बंदरगाह जो है उसके 3 सेट हमने किए हैं, तो 3 सेट में से आप मुझे बता दीजिए, चलिए तीनों सेट बता दीजिए, अच्छा रहेगा। कहाँ तक? जाहिडेन, जाहिडेन, फिर उसके बाद अरे अरे उनको बताने दीजिए। जाहिडेन से ओके, हाँ जी आप बता दीजिए। हाँ जी पूरा बताए। कहाँ तक? होल्ड ऑन योर एक्साइटमेंट, आराम से पहले मुझे एक सेट बताइए फ्रॉम चाबहार टू जाहिडन, ठीक है। देन नहीं वो जरूरी नहीं है, फिर नेक्स्ट जो सुन रहा है वही बोल दिया, ये आपको इनमें से नकल करेंगे तो आप देख लीजिए फिर क्या। जरांस, जरांस एंड देन जरान से डेलाराम, ठीक है। सो जो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। सो जरान से डेलाराम वाला वो रीजन हो जाएगा। ओके सो हाँ जी आप मुझे बताएंगे विकास। तो विकास मुझे बता दीजिए कि जो अंटार्कटिका संधि हुई थी उसमें उद्देश्य थे 3, सो वो कौन कौन से उद्देश्य थे? ओके जाहिडेन है बढ़िया, ये राहुल जाहिडेन। हाँ 2 मिनट रुकिए, 2 मिनट रुकिए। कितने उद्देश्य थे? कितने? अरे वो बताएंगे उन्हें सोचने दीजिए। असैन्यकरण, ठीक है। हाँ जी हाँ जी ठीक है। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। हाँ तो अब शांति से आ गए तीनों याद, शुरू में घुमाने की कोशिश करी तीनों ने। चलिए अब आप बताएंगे मुझे, आप मुझे बता दीजिए इंडो पैसिफिक त्रिपक्षीय विकास सहयोग कोष। वेरी गुड। बोल दो नहीं सर, इट्स ये टोंट मार रही हूँ मैं, वो नहीं बोल रही हूँ कि हाँ इनकी हेल्प कर दीजिए। चलिए कोई बात नहीं, आप बताएंगे वापस से यही कैसे चलेगा काम ऐसे। चलिए आप बताएंगी। वेरी गुड। एंड स्टार सी प्रोजेक्ट, ठीक है। सो स्टार सी बताएंगे मुझे कौन बचे हैं अभी? हाँ जी आप बताएंगे स्टार सी के। मैंने सबसे लास्ट में आप बैठे हैं, नाम भूल गई आपका। कन्हैया, हाँ जी कन्हैया, बताइए स्टार सी प्रोजेक्ट। कोई बता सकते हैं जी ऑनलाइन में? होमवर्क नहीं दिया था इसके, कोई प्रोजेक्ट नहीं है ये, जस्ट मैंने एक स्टेटमेंट बोली थी कि ये है क्या। सोलर, सोलर एक्चुअली मैं लिख देती हूँ तो आपको याद रहेगा। किन्होंने बोला? वेरी गुड वेरी गुड। सोलर टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन सेंटर, ठीक है, एप्लीकेशन रिसर्च सेंटर बेसिकली, ठीक है। ओके सो ये क्वेश्चन तो माना नहीं जाएगा, आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछती हूँ। आप मुझे बताएंगे वित्तीय मध्यस्थ निधि, ठीक है, वो क्या था एंड उसमें क्या क्या आएगा? कन्हैया आपसे पूछ रही हूँ। हाँ जी अभी कोई बचा तो नहीं है ना?
हाँ अभी आप बचे हुए हो गया, हो गया इनका। वो तो चलिए वापस से एक और पूछ देंगे, गर्ल्स पावर। हाँ जी, एक सेकंड, एक सेकंड, उनका सुनने दीजिए। ये सब मारते हैं क्या आपको, मतलब इतना पीछे? चलिए बताइए, वर्ल्ड बैंक ने क्या किया था इसमें? ठीक है, तकनीकी सहायता किसने दी थी? WHO ने दी थी। हाँ जी, और किन्हीं 3 चीजों पे काम कर रहे थे? हाँ जी, वो क्या था? तैयारी। ठीक है, सो वो किया जाएगा। अब आप पता है क्या बताओगे मुझे? अंटार्कटिक संधि में जो, हाँ कितने देश थे? नहीं, चलो मैं दूसरा पूछती हूँ। नहीं, वो जो शुरू में ओरिजिनली जो 12 देश थे ना, वो बता देंगे? ओके चलिए, तो अभी आपसे क्या पूछूं? नहीं, उसके जो अंटार्कटिक संधि थी ना, उसके विषय वस्तु में 3 संधियां शामिल थी। हाँ, ये 3 संधियां शामिल थी, वो कौन कौन सी थी? समझौते, संधियां। मैं हेल्प करूंगी, नहीं नहीं मैं हेल्प करूंगी। एक तो था संरक्षण से रिलेटेड, दूसरा एक किसी, हाँ जी बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। लिविंग ऑर्गेनिज्म को लेकर थी एक, पर उन्होंने हाफ करके बताया है ना। चलिए कोई बात नहीं, ऐसी चीजों को मत भूलिए। इसमें एक और वर्ड भी आया, मैड्रिड प्रोटोकॉल। ठीक है, ठीक है, सो अब याद आ गया? ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। हाँ जी, वेरी गुड, वेरी गुड। ऑनलाइन में सबने सही आंसर किया, बट इतना एक्टिवली नहीं पार्टिसिपेट किया। देखिए अपनी तरफ से सब याद करके लिखिए, उससे फायदा क्या हो जाएगा ना कि आपको याद रहेगी चीजें। ठीक है, ये नहीं होता है कि आप यहाँ पे बोल सकते हो तो ही याद रहेगी, अदरवाइज भी आपको याद रह सकती है। देखिए हमें नहीं पता होता कि जो एग्जामिनर है उसका माइंडसेट कैसा है, तो यूजुअली तो ये पाया जाता है कि उनको ना, जो एग्जामिनर होते हैं उनको ये बोला जाता है कि आपको ना इस तरीके से पेपर सेट करना है, मतलब कि उनको गाइडलाइन दी जाती है, यूपीएससी देता है। ठीक है, कि गाइडलाइन देता है कि ऐसे ऐसे पेपर आपको सेट करना है। उसके बाद क्या रहता है कि आप देख सकते हो कि 80% तक का तो उसी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग होगा, 20% अपना तरीका वो डाल सकते हैं। आप पाओगे कि जो एग्जामिनर जिस बार जो 20% कर दे उसी के हिसाब से वो हो जाता है। 2020 की अगर हम बात करें तो नहीं 2021 की अगर मैं बात करूं तो 2021 में क्या हुआ था कि 2021 में स्पोर्ट्स से रिलेटेड 3 से 4 क्वेश्चन डाल दिए थे। ठीक है, सो उससे पहले स्पोर्ट्स से रिलेटेड कभी कोई क्वेश्चन नहीं आया। आप भी अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो आप स्पोर्ट्स वाला पेज एकदम से हटा दोगे, उसमें से आप देखोगे ही नहीं। ठीक है, वही वही मैं बता रही हूँ। सो 3 से 4 क्वेश्चन आए थे, तो अब उनको मतलब क्या है कि उसके बाद से या उससे पहले किसी ने स्पोर्ट्स नहीं देखा था, अभी भी कोई स्पोर्ट्स नहीं देखता है। क्वेश्चन भी ऐसे आए थे कि अगर किसी ने देखा भी हो तो भी उससे होंगे ही नहीं। तो हाँ, सो वही एक चीज आ जाती है। अब अगर हम बात करें 2022 की, तो 2022 में वैसे पेपर एकदम सही आया था, पर मैपिंग के क्वेश्चन जो है वो थोड़े कर देते हैं वो ट्रिकी मतलब कि मैप जो है वो कहीं कहीं से पूछ लेते हैं। 2022 की अगर मैं बात करूं तो 2022 में जो इकोनॉमी है वो, एंड जो साइंस एंड टेक है वो, एंड पॉलिटी,
ये ऐसे आए थे जिनको कि आप ना ट्रेस कर सकते हो। मैं हमेशा एक ही बात बोलती हूँ कि पॉलिटी एंड इकोनॉमी ये दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कभी धोखा नहीं देंगे प्रीलिम के हिसाब से देखें तो। क्यों? क्योंकि इनका करंट अफेयर जो भी है वो आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने समझ लिया है वैसा पोर्शन अच्छे से, स्टैटिक वाला मूल जो आपका पोर्शन है, तो आप ना करंट को अपना आराम से कर सकते हो। उसमें ऐसे ही एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। पर अगर जब हम बात करते हैं नॉर्मल, अगर मैं बात करूं कि आप ये साइंस या इन्वायरमेंट हो गया, लकली क्या हुआ कि जो साइंस में मैं बायोलॉजी वाला पोर्शन करवा रही थी, ठीक है, इंग्लिश मीडियम में, तो कुछ स्टूडेंट ने बोला कि क्या मैम बायोलॉजी कहाँ से आ जाएगा ये वो, ठीक है। बायोलॉजी करवाने का मेरा रीज़न उसके पीछे क्या था कि उसमें उससे पहले कुछ क्वेश्चन आए थे, जैसे कि एनिमल सेल और ये प्लांट सेल हो गया, ये क्वेश्चन आया था। ऐसे ही फिर बायोलॉजी के पोर्शन के हिसाब से देखें तो क्योंकि न्यूज़ में रहा था कोरोना वायरस, न्यूज़ में रहा था आरएनए, न्यूज़ में रहा था वैक्सीन, तो जब ये न्यूज़ में रहे थे तो उन्हीं के बेसिस पे मैंने अपना स्टैटिक का सब्जेक्ट बना के उनको उस तरीके से पढ़ाया। तो शुरू में एक दो स्टूडेंट ने बोला कि क्या ये रेलिवेंट हो जाएगा दिस एंड दैट, बट मैंने फिर भी पढ़ाया, ठीक है। एंड जब वो पढ़ाया तो जब उनको मिले इम्यूनिटी से रिलेटेड क्वेश्चन, टी सेल एंड बी सेल, जब उन्हें पता चला कि जो मैं पढ़ा रही थी उसकी इंपॉर्टेंस क्या थी, तो इसका मतलब ये है कि साइंस वाला पोर्शन, इन्वायरमेंट वाला पोर्शन, ज्योग्राफी वाला पोर्शन, ये ऐसे है कि यहाँ चांस लग सकता है, पर इकोनॉमी एंड पॉलिटी कभी धोखा नहीं देंगे। तो इसीलिए आपको भी मैं एक ही चीज सजेस्ट करूंगी कि अगर आपको अपना स्ट्रॉन्ग पिलर बनाना है तो वो आपको बनाना है किस पे? पॉलिटी पे और इकोनॉमी पे। आप समझिए कैलकुलेशन कैसी होनी चाहिए। आई थिंक टाइम लूंगी आपका 5 मिनट का। सो कैलकुलेशन कैसी होनी चाहिए कि अगर ना आपके 45 से, मैं जनरल कैटेगरी के बेसिस पे बता रही हूँ, अगर आपके 45 to 50 क्वेश्चन नेट में अगर सही हो जाते हैं तो हाई साइड पे हो, आपका आराम से निकल जाएगा। इसका मतलब ये है कि इतने क्वेश्चन के लिए अगर आपका अटेम्प्ट रहता है 80 to 85 के बीच में, तो मतलब क्या है कि आप सही हो। इतने क्वेश्चन के लिए 80 to 85 का अटेम्प्ट मतलब कि इतने आपने किए, 100 में से इतने किए, 100 में से इतने किए, तो इसका मतलब आप जो है 15 से 20 क्वेश्चन, यूजुअली क्या होता है 10 से 15 ही बोलूंगी, ये ज्यादा हो जाएगा, 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको कि आप अवॉइड कर सकते हो। अवॉइड से मेरा मतलब है कंप्लीटली आप इनको करो ही नहीं। क्यों? क्योंकि ऐसे हैं। अब इन करो ही नहीं वाले क्वेश्चन में आप ये लगा सकते हो कि एक एग्जामिनर यहाँ अपना खेल खेल सकता है, और ये जो खेल खेलता है ना, वो दिमाग खराब करने के लिए खेलता है ताकि इनमें दिमाग ना लगे। 80 to 85 वाले में भटक जाओ, उसमें दिमाग ना लगे। इसीलिए पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? आपको सबसे पहले तो आपका तो एक काम ये भी करना है, आपको बाकी के पढ़ने की स्पीड हो सकती है ये कि वो 1 मिनट में एक क्वेश्चन पढ़ रहे हो। आपकी हिंदी मीडियम वालों की स्पीड ऐसी होनी चाहिए कि आपको 30 सेकंड में एक क्वेश्चन पढ़ना है। क्यों? क्योंकि आपको फिर 30 सेकंड में इंग्लिश वाला भी पढ़ना है। तो आपको एक बारी नजर दोनों पे डालनी है, ऑप्शन पे भी इस पे भी। इतना आपको अपनी पकड़ बनानी होगी। क्यों? क्योंकि आई नो सबसे पहला ये चैलेंज यही हो गया कि मीडियम से कभी अपने आप को परेशान मत करना, कुछ नहीं है। मेंस में कोई कमी नहीं होती है कि कोई हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, अगर आपका कंटेंट बहुत अच्छा है, आपने अच्छी चीजें लिखी हुई है, तो कोई आपका मार्क्स नहीं छीन सकता आपसे। तो ये मत सोचिए इंग्लिश वालों को ज्यादा आता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब अगर कोई मानता हो तो मानना नहीं है, नहीं, have that kind of confidence, don't make it like a over confidence, ठीक है। तो अब 80 to 85% क्वेश्चंस की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें अब आपको क्या करना है, 45 to 50 आपके करेक्ट नेट होने चाहिए। तो इसके लिए आपका अप्रोक्स होना चाहिए कि कम से कम आपके 60 to 65 क्वेश्चन करेक्ट गए हो। 60 to 65 क्वेश्चन करेक्ट करने के लिए अब चाहे कुछ कर लो, आप कहीं सर मार लो, कहीं कुछ पूजा कर लो, कुछ भी कर लो, 30 to 35 क्वेश्चन से ज्यादा आप 100% श्योर होंगे ही नहीं होंगे, ये गारंटी है। 30 to 35 ऐसे होंगे जिन पे आप 100% श्योर हो कि हाँ 30 से 35 मेरे को सही आते हैं, मेरे पढ़े हुए में से आए हुए हैं। उसके बाद आपको क्या करना होता है, उसके बाद ऐसा होगा कि आपका एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, किसी में 2 हो गए, इस तरीके से हो गया। अब एक जब रीडिंग आप लगाओगे अपने पेपर की, तो उस एक रीडिंग में आपको ये कर देना है कि आप फर्स्ट रीडिंग में मार्क करते चले जाओ,
मार्क कर रहे हो कि ये ऑप्शन पे मैं 100% श्योर हूँ, इस पे नहीं हूँ, इस तरीके से। उसके बाद 30 से 35 क्वेश्चन आपने कर दिए। ये 30 से 35 क्वेश्चन का मतलब क्या है कि इसमें पॉलिटी के क्वेश्चन होंगे जितने भी आए होंगे 12 से 15, इसमें इकोनॉमी के क्वेश्चन आए होंगे जितने भी होंगे 17 से 20। तो वो जो है क्या, हिस्ट्री भी आती है, ज्योग्राफी भी आती है, पर उनके क्वेश्चन ऐसे हैं जितने आए होंगे उतने के उतने नहीं हो सकते, क्योंकि सोर्स ही नहीं पता चलता हिस्ट्री का उन्होंने कहाँ से दिया हुआ है, डिफिकल्ट दिया जाता है। मैं बात कर रही हूँ क्या कि आपको कम से कम इतना कर लेना है कि पॉलिटी और इकोनॉमी के क्वेश्चन 100% सही होने चाहिए। बिल्कुल आते हैं 6 से 7, हाँ हो सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि उसका ना सोर्स का थोड़ा प्रॉब्लम रहता है उसमें, हाँ बन नहीं पाता है। तो अब आप ये देखिए 30 से 35, तो इनमें जो इजी क्वेश्चन है ना वो गलत नहीं होने चाहिए। उसके बाद का खेल आपको कैसे खेलना है कि जिन ऑप्शन पे आपका 2 आप एलिमिनेट कर चुके थे वो क्वेश्चन 100% अटेम्प्ट करना ही करना है। सो वो होना ही होना चाहिए। सो वो 100% होना चाहिए जिनमें आप 2 क्वेश्चंस को एलिमिनेट कर चुके हैं। जैसे ही आपका काउंट होता है 80 to 85, तो प्रोबेबिलिटी है कि अब आपको स्टॉप कर जाना चाहिए। अगर आपके 30 to 35 पे आप श्योर रहे, अगर सपोज करिए आप 45 क्वेश्चन पे, सपोज करिए 45 पे श्योर हो गए, तो फिर ज्यादा रिस्क नहीं लेना। अगर आप 40 to 45 क्वेश्चन पे श्योर हो चुके हो तो फिर ज्यादा रिस्क नहीं लोगे आप। ज्यादा रिस्क का मतलब है फिर आप जिनमें आपने सिर्फ एक ऑप्शन को एलिमिनेट किया था, 3 बाकी थे, उनको आप अवॉइड करोगे अटेम्प्ट करने को। क्यों? क्योंकि अगर आप 100% श्योर का मतलब होता है 100% श्योर, काउंटिंग करने के लिए 45 तक नहीं पहुंचाना है। अगर आप 100% श्योर हो तो इसका मतलब ये है इसमें से 1 या 2 ही क्वेश्चन गलत हो सकता है, तो अब मुझे इस तक पहुंचने के लिए कोई 5 क्वेश्चन ही करेक्ट कर दूं तो मेरा निकल जाएगा। इस कैलकुलेशन के साथ आप अटेम्प्ट करोगे अपने पेपर को इस तरीके से। देखिए उनको टैकल करना होता है लॉजिकल गैसिंग के साथ, 50-50 का प्रोबेबिलिटी उनमें रहता है, लॉजिकल गैसिंग ही चल सकता है उनमें। आप ऐसा तो कर ही नहीं सकते उनको आप अवॉइड कर दो, उनको अवॉइड करके काम नहीं चलेगा, ठीक है, काम तो चलेगा ही नहीं, अटेम्प्ट तो करने ही पड़ेंगे। अब धीरे धीरे क्या होगा ना, धीरे धीरे मैं 1-1, 2-2 क्वेश्चन करके भी लेके आऊंगी यहाँ पे, आपको स्क्रीन पे आपसे करवाऊंगी, फिर आपको हल्का फुल्का थोड़ा सा डिटेल बताऊंगी कि किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, इसमें क्या सोचना चाहिए था, ये सब कुछ चीजें, ठीक है, धीरे धीरे हो जाएगा। चलिए अब हम यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। फ्री का ज्ञान खत्म हो गया है, अब असली वाला ज्ञान ले लीजिए। इंटरनल सिक्योरिटी, क्योंकि अभी आप सबको कॉन्फिडेंस ही आएगा। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल रिलेशन ही हो रहा है। हाँ जी, कोई क्वेश्चन है? इंडस, अच्छा हाँ 1 सेकेंड, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास आएगा पहले, देन सतलुज आएगा। सबसे पहले आएगा झेलम, देन चिनाब, इंडस तो अलग हो गया, उसकी 5 हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले आएगा झेलम, देन आएगा चिनाब, देन आएगा रावी, देन आएगा ब्यास, देन आएगा सतलज, ठीक है। सो ये सीरीज है। हाँ जी, नहीं ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होता ना तो बहुत आसान हो जाता कि इतने से इतने क्वेश्चन इस सब्जेक्ट के, तो एक लाइन में एक, इधर से उधर, उधर से इधर कैसे क्वेश्चन करते हैं, दिमाग घूम जाता है, मतलब वो अलग ही करते हैं, तो आप उसके लिए प्रिपेयर रहना। चलिए अब यहाँ आ जाते हैं। हाँ ये तो रहेगा ही, क्योंकि माइंड सेट की बात होती है, ठीक है। चलिए अब यहाँ आ जाइए, FATF की हम बात करेंगे। FATF क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। अब ये कब आया था? 1985। कहाँ? पेरिस में। किसने? G7 शिखर सम्मेलन ने इसको एस्टेब्लिश किया था। G7 क्या है आगे हम वो भी देखने वाले हैं, यहाँ पे हमने देख लिया। G7 ने किया था कब? 1989। कहाँ? पेरिस में।
अब क्यों किया गया था, अब ये आपको याद करना पड़ेगा। देख लीजिए, अगर हम FATF के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो इसको एस्टेब्लिश किया गया था, जब इसको स्थापित किया गया था, तो उस टाइम पे हमने सिर्फ 3 चीजों के बारे में बात करी थी। पहला क्या, संगठित अपराध, दूसरा मनी लॉन्ड्रिंग एंड आतंकवाद के लिए वित्त। पर हाल ही में क्या किया गया है, ये बोला गया है कि हम एक और इसमें ऐड कर रहे हैं, जो कि क्या है, प्रसार का वित्त। ठीक है, इसमें प्रसार का वित्त जो है वो भी स्टार्ट किया गया है। इसको बोलते हैं प्रोलिफरेशन ऑफ फाइनेंसिंग या फिर PF। हाँ, अभी बताती हूँ आगे। अब अगर बात करें तो इसके सदस्य कितने हैं, 37 इसमें सदस्य हैं और 2 इसमें और है, तो टोटल 39 सदस्य हैं इसमें। वो 2 कौन है, एक है GCC कौन सा है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, ठीक है, खाड़ी देश, ठीक है। एंड उसके बाद इसमें क्या है, यूरोपियन काउंसिल या यूरोपियन कमीशन, यूरोपियन वाला जो हिस्सा है वो है। अब आगे बात करें कि भारत, अगर मैं बोलूं कि भारत मूल रूप से इसका सदस्य रहा है कब, 1989 से, सही होगा क्या, नहीं, गलत होगा। क्यों, भारत 2010 में इसका सदस्य बना था। अब इसकी अगर विषय वस्तु के बारे में बात करी जाए तो इसके विषय वस्तु में ये 4 चीजों पे तो काम करता ही है, उन्हीं 4 चीजों पर काम करते हुए ये जो है 2 बातों के बारे में बताता है। क्या, एक है ग्रे लिस्ट, दूसरी है ब्लैक लिस्ट। अब ब्लैक लिस्ट में इसकी अगर बात की जाए तो ब्लैक लिस्ट में इसके इस टाइम पे इन्होंने किनको डाला हुआ है, 2 कंट्रीज को डाला हुआ है। वो कौन कौन है, उत्तर कोरिया एंड ईरान डाला हुआ है। उत्तर कोरिया एंड ईरान। अब इसके साथ साथ इन्होंने क्या बोला कि ग्रे लिस्ट पाकिस्तान उसमें था। FATF न्यूज में आया, क्यों आया, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान को उससे हटा दिया, इस वजह से ये न्यूज में आया। अब हम बात करते हैं क्या, प्रसार का वित्त जो है, आपने देखा प्रसार का वित्त का मतलब ये है कि अगर कोई भी कंट्री, कोई भी देश जिसके पास परमाणु हथियार है, वो ना तो अपने परमाणु हथियार का जो उनकी तकनीक है वो देगा, ना ही वो किसी और कंट्री को परमाणु हथियार के प्रयोग करने के लिए वित्त देगा। तो ना तो पैसा दिया जाएगा, ना ही तकनीक दी जाएगी। तो क्या बोला है उन्होंने, बोला है कि वित्त का कोई भी प्रसार नहीं होगा। और वो प्रसार किन किन की चीजों के लिए, परमाणु, रासायनिक या जैविक हथियारों के स्थानांतरण या उनके निर्यात के लिए नहीं होगा। ये हाल ही में इसमें ऐड किया गया है। तो अब वापस से देख लेते हैं। अगर हम देखें FATF ये एक एक्शन टास्क फोर्स है, इसमें अभी अगर हाल फिलहाल में बोले तो 39 कंट्रीज हैं इसका हिस्सा। इंडिया शुरू में नहीं था, 2010 में ऐड हुआ है। किसने मिलके बनाया था, G7 ने मिलके इसको बनाया था। कब, 1989 में, ठीक है, बहुत अच्छा। अब आ जाता है अगला क्या, इंटरपोल। इंटरपोल का मतलब क्या है, ये एक अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन है। अब इसमें 195 सदस्य देश इसके बने हुए हैं। अब ये क्या करता है, अब देखिए यूनाइटेड नेशन में अगर हम बात करें तो यूनाइटेड नेशन में हमने देखा था कि 196 कंट्रीज हैं, ठीक है। अब यूनाइटेड नेशन की ही कंट्रीज, जो यूनाइटेड नेशन जिस भी कंट्री को ये बोल देता है कि हाँ मैं ये दर्शा रहा हूँ कि ये कंट्री है, वो कंट्री का उसको दर्जा मिल जाता है। 196 जो है कंट्रीज को मिला हुआ है। लाइकेंस्टन जो है एक कंट्री है, लाइकेंस्टन, उनको क्या बोला है, उन्होंने बोला मैं इंटरपोल का हिस्सा नहीं बनूंगा, ठीक है। इंटरपोल का मतलब क्या है, इंटरपोल का मतलब है ये एक आपराधिक पुलिस संगठन है कि सब देशों को उनकी पुलिस का एक सहयोग चाहिए होता है। अब आप समझ लीजिए कि कोई एक ऐसा पर्सन है जिसने यहाँ पे कोई क्राइम कर दिया इंडिया में, और क्राइम करके वो चला गया कहाँ पे, सोच लीजिए कि वो चला गया कनाडा में। अब इंडिया की पुलिस जाएगी और जाके कनाडा में उसको पकड़ेगी। इंडिया की पुलिस है, ये कौन मानता है, इंडिया मानता है, क्यों, क्योंकि भारत की सरकार की पुलिस है वो। अब कनाडा में जाके वो अपना वही वर्दी पहन के और वहां पे टशन दिखाए तो कनाडा वाले मानेंगे क्या, नहीं मानेंगे। अब ये दिक्कत ना आए इसीलिए बनाया गया क्या, इंटरपोल, ताकि इंडिया के पुलिस वालों को जो कनाडा के पुलिस वाले हैं वो पुलिस वाले समझें और आपस में वो एक समझौता करें, आपस में वो एक कोऑपरेशन दर्शाएं, ठीक है, कोऑर्डिनेशन दर्शाएं, समन्वय दिखाएं। तो उस समन्वय की वजह से ये होगा कि अब इंडिया के पुलिस वाले कनाडा में जाके उस पर्सन को पकड़ के ला सकते हैं।
इस तरीके से जो कंट्रीज हैं उन्होंने ये संगठन बनाया है ताकि ये काम अच्छे से चल पाए, ताकि सभी देशों में पुलिस बल के कार्यों को समन्वय मिल पाए। इसके ही अंडर उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि प्रत्येक जो सदस्य है वो एक एनसीबी नेशनल सेंट्रल ब्यूरो बनाएंगे। इसी के चलते हुए इंडिया, क्योंकि इसका पार्ट है, तो इंडिया ने क्या किया है, इंडिया ने एनसीबी जो कि क्या है नई दिल्ली वो बनाई है। अब इंडिया ने बोला ये एनसीबी क्या करेगी, ये इंटरपोल के अंडर काम करेगी। इंटरपोल क्या है कि अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन है। अब ये हो सकता है कि एनसीबी ज्यादा अपना दादा बन के दिखाए, क्यों, क्योंकि उनका मानना है कि 195 देशों के पीछे का सहयोग मुझे लगा हुआ है, अब मैं इंडिया में इंडिया की भी पुलिस से ज्यादा बन के दिखाऊं। तो इस वजह से हमने बोला नहीं, आप हमारे देश में रहोगे तो, पर आप हमारे कंट्रोल के अंडर रहोगे, मतलब क्या कि सीबीआई के अंडर रहोगे। और आप सबको पता है जो सीबीआई है वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है, ठीक है। सो वो गृह मंत्रालय के अंदर आता है। सो सीबीआई की जो है एक शाखा के रूप में ये काम करेगी। तो एनसीबी स्वतंत्र रूप से काम नहीं करेगी, वो सीबीआई की एक शाखा के रूप में काम करेगी, ठीक है। एंड ये किसके अंदर आता है, गृह मंत्रालय के अंदर आता है, ठीक है। सो ये इस तरीके से आप याद कर लोगे, ये क्या है, इंटरपोल, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, शंघाई सहयोग संगठन या फिर एससीओ। एससीओ के बारे में बात की जाए तो एससीओ को मूल रूप से 2000 में बनाया गया था। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, रूस एंड चाइना, तो इन्होंने इसको मिलके बनाया था, ठीक है। अब 2017 में अस्ताना में एक बैठक हुई थी जिसमें कि भारत और पाकिस्तान को इन्होंने शामिल कर लिया। तो क्या इंडिया मूल रूप से इसका हिस्सेदारी था, नहीं। अगर मैं बोलूं तो इंडिया इससे पहले जो हमने किया था एफएटीएफ, इसका भी हिस्सेदारी नहीं था। एससीओ के बारे में बात किया तो इसका भी नहीं था, इसका 2017 में ऐड हुआ है। अभी क्या हुआ है, अभी ये न्यूज में रही थी, क्यों, क्योंकि इसकी 22वीं बैठक हुई है, कहाँ, समरकंद में हुई है। समरकंद कहाँ है, उज्बेकिस्तान में, वेरी गुड। एससीओ की अध्यक्षता भारत को सौंप दी गई है और साथ ही साथ ये बोला गया है कि 2022 और 23 की जो बैठक होगी अब अगली, वो कहाँ होगी, इंडिया में होगी। और अगर इंडिया में होगी तो वो कहाँ होगी, वो होगी वाराणसी में। ऐसा करके हम क्या कर रहे हैं, वाराणसी को वैसे भी इंडिया की सांस्कृतिक राजधानी बोला जाता है, और इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, अपना पर्यटन जो है वहां पर बढ़ाएंगे। पर्यटन देखिए, अगर पर्यटन वहां देखिए, अब वहां क्या होगा, वहां अभी काम स्टार्ट हो जाएगा ताकि जो कोई आए तो सुंदर लगे। इतना तक कर सकते हैं हम दूसरों को दिखाने के लिए कि हम बढ़िया बिल्डिंग बना दे, एक नया होटल ही बना दे जिसमें कि वो बाहर से लोग आएंगे वो ठहर जाएं, इतना तक कर सकते हैं। रोड नए नए बनाने वहां स्टार्ट कर देंगे और दुकानें सब वहां से उठवा देंगे, जो स्ट्रीट वेंडिंग वेंडर होते हैं, जो लाइक फुटपाथ पर, एरिया पर जो बैठकर जो बेच रहे होते हैं, छोटे मोटे जो होते हैं, सो उनको तक उठवा देंगे, उनका काम तक हम रुकवा देंगे, पर हम लगने कैसे चाहिए, सुंदर लगने चाहिए, ठीक है। इतना तक किया जा सकता है। पर अब आज के टाइम में वो सूरत चेंज हो चुकी है, क्यों, क्योंकि आज के टाइम पीरियड पे आप पाओगे, ऐसे ही जो नितिन गडकरी जी हैं उनसे पूछा गया कि अब देखिए आपने क्या कर दिया है, आपने हर जगह जगह पे क्या कर रखा है, टोल बनाए हुए हैं। अब अगर कोई गरीब व्यक्ति है, अगर वो जाए तो जाए कहाँ, आपने आवाजाही इतनी जो है महंगी बना दी है, टोल बार बार जगह पे, टोल स्टेशन आपने देखा होगा ना, टोल बूथ बना के रखते हैं। तो उन्होंने बोला कि देखिए, अगर पहले आप जाते थे दिल्ली से मेरठ तो आपको लगते थे 4 से 5 घंटे, और जितना ब्रेक आप लगाते हो उतना ही पेट्रोल खर्च होता है, और जितना आप बिना ब्रेक के स्मूथ जाते हो उतना ही पेट्रोल की खपत कम होती है। साथ ही साथ उन्होंने बोला कि खपत तो चलिए छोड़िए, एक आप ये सोचिए कि 6 घंटे आप सिर्फ खाली बैठे अपने गाड़ी में ही बिता रहे हैं, पेट्रोल की खपत ज्यादा कर रहे हैं। दूसरा, मैं 1.5 घंटे में आपको पहुंचा रहा हूं, तो 4.5 घंटे में आप प्रोडक्टिव तो रहोगे, 4.5 घंटे आप अपना कुछ काम तो करोगे। सपोज कर लीजिए कि आपको मेरठ से, आपको कहीं बर्थडे पार्टी में जाना था, आप दिल्ली से मेरठ में, और उसके बाद आपको अपनी शॉप भी खोलनी थी। शॉप खोलते हो तो आपके पास कस्टमर आते हैं, नहीं खोलते तो कस्टमर नहीं आते। अब 6 घंटे सब आप उसी में बिता के आए, उसके बाद 2 घंटे आपने आराम भी किया, तो इतना टाइम आपका वेस्ट हो गया, तो मतलब लगा लीजिए 8 घंटे। उसी के कंपैरिजन में अब
1.5 घंटे में आप पहुंच सकते हो, थके भी नहीं हो। क्यों? क्योंकि 1.5 घंटे में कोई क्या ही थकेगा। और आके आप अपनी दुकान में बैठ गए हो तो वहां पे आप देख लीजिए 5.5 से 6.5 घंटे के आसपास जो है आपने वहां पे बिक्री करी है। तो उन्होंने बोला ऐसा करके आपको ये तो लग रहा है कि मैंने टोल ले लिया है, पर आपको उसके पीछे का जो बेनिफिट हो रहा है वो नहीं दिख रहा है। इवन उन्होंने ये तक बोला कि अब मैं क्या करने वाला हूँ, दिल्ली से चंडीगढ़ सिर्फ 2 से ढाई घंटे में, दिल्ली से जयपुर 2 से ढाई घंटे में ये प्रोजेक्ट हम लेके आ रहे हैं। इवन देखिएगा आप कि अक्षरधाम से सीधा प्रोजेक्ट जाएगा जो कि चंडीगढ़ हाईवे में निकलेगा, ऐसे ही वहां से सीधा जाएगा जो जयपुर की तरफ निकलेगा, और इतने ही एक्सप्रेसवे बना दिए गए हैं। तो उन्होंने बोला डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली जो है हम इस तरीके से हेल्प करके दे रहे हैं। सो वही सेम चीजें आप पाओगे कि वाराणसी में अब प्रोग्रेस होनी स्टार्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एक मीटिंग हो रही है सिर्फ इसी के लिए। नेक्स्ट इसके साथ ही क्या किया गया, जो ये मीटिंग हुई थी 22वीं, ईरान को इसका स्थायी सदस्य जो है वो उसके रूप में स्वीकार किया गया है। भारत ने क्या बात करी, भारत ने देखिए क्या बोला, 2023 को ना क्या किया जा रहा है, 2023 को मिलेट ईयर के रूप में हम उसको सेलिब्रेट करने वाले हैं। जब हम उसको मिलेट के रूप में सेलिब्रेट करने वाले हैं तो इसका मतलब है अब हमारा क्या रहता है, किसी भी मीटिंग में जाए कुछ ना कुछ तो बोल के ही आना है। नहीं बोल के आए तो ये रहेगा इंडिया आया ही क्यों था। तो हम सबसे पहले क्या झंडा हमने दिखाया, खाद्य सुरक्षा, उसमें भी क्या, मिलेट मीन्स मोटा अनाज जो है, बाजरा जो है उसके बारे में हमने बोला। साथ ही साथ हमने बोला क्या, हमने बोला कि देखिए कोविड के टाइम पे आप सबने देखा आयुर्वेद ने कितना फायदा करके दिया है। तो उन्होंने बोला हम तो पारंपरिक दवाओं के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सो इसके बारे में भी उन्होंने बोला, ठीक है। देखिए वो भी था, लेकिन वो तो स्पीच में तो उन्होंने बहुत सारी चीजें बोली, बट उनके स्पीच से जो सिर्फ हमारे लिए कंक्लूड हम कर सकते हैं वो ये दो चीजें कि खाद्य सुरक्षा एंड पारंपरिक दवाएं, ये ऐसे होंगे इनके ऊपर हम काम करेंगे, ठीक है। सो ये ऐसे होंगे जिन पे हम काम करेंगे। अगला आ जाता है क्या, विश्व व्यापार संगठन, जो कि क्या है, WTO। आई थिंक ये भी चले, ये आप नेक्स्ट जो है विश्व व्यापार संगठन, ये कब बना था, 1995 में बना था, ठीक है। इसने गेट इज जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। सो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ जो है ये माना जाता है। वो कब बना था, 1948 में। सदस्य कितने हैं, 164। जब मैं आपको इकोनॉमी का करंट अफेयर करवाऊंगी ना, उस टाइम पे मैं आपको करवाऊंगी कि WTO में सब्सिडी का कौन से बॉक्स होते हैं, 3 बॉक्स होते हैं, ठीक है। ब्लू बॉक्स होता है, एम्बर बॉक्स होता है एंड देखिए नॉर्मल अगर हम बात करें तो कुछ सब्सिडीज ऐसी होती हैं जिनको कि हम अलाउ करके देते हैं। सो वो कौन सी होती है, किन में आती है, 10% तक अपर बॉक्स में आती है, जिनको हम कंप्लीटली सब्सिडी देते हैं। सब्सिडी तो सब्सिडी ही बोलेंगे ना, जो पूर्णतः सब्सिडी हम देते हैं वो किस में आती है, चले कोई बात नहीं, होल्ड ऑन करिए आप, ग्रीन बॉक्स में आती है बेसिकली। सो अब होल्ड ऑन करिए आप, उस टाइम पे मैं आपको अच्छे से सब्सिडी वाला पोर्शन करवाऊंगी जब हम इकोनॉमी वाला पोर्शन करेंगे। अभी यहाँ जो अंतरराष्ट्रीय रिलेशन से, संबंध से रिलेटेड है वो देख लीजिए। अब इसमें महत्वपूर्ण क्या है, महत्वपूर्ण ये है कि जेनेवा पैकेज के ऊपर बात की गई थी। जेनेवा पैकेज में क्या 3 चीजों के ऊपर बोला गया था, वो 4 चीजों के ऊपर बोला गया था। वो क्या क्या है, सबसे पहले क्या, अवैध, असूचित और अनियमित मछली पकड़ने पर हानिकारक मछली पकड़ने की सब्सिडी को अगले 4 वर्षों तक कम करना है। अब आप समझ लीजिए ये होता कैसे है। अब सपोज करिए ये आपको बाउंड्री तो समझ ही आ गया होगा, ठीक है, ओके। ये कौन सा स्ट्रेट बनाया मैंने, पार्क स्ट्रेट, ठीक है। सो ये मैंने बनाया पार्क स्ट्रेट। अब यहां से मछली पकड़ना है हमें। आप अनुमान लगाइए कि यहाँ पे कोई बैठा हुआ है, ठीक है, इंडियन, वो मछली पकड़ रहा है। यहाँ पे कोई बैठा हुआ है श्रीलंकन, वो मछली पकड़ रहा है। एरिया कौन सा है, सेम एरिया है। दोनों ने यहाँ से मछली पकड़ लिया, ठीक है, पकड़ लिया। अब यहाँ से मछली पकड़ने के बाद मुझे ये बता दीजिए कि उनकी जो क्वालिटी है, क्या क्वालिटी में कोई कमी होगी, क्या कोई
डिफरेंस होगा क्वालिटी में? तकनीक तो चले छोड़िए, उसका नहीं पूछ रही हूं मैं। आपके सामने दो मछली रखी है, एक है इंडिया के मछुआरे ने निकाली, दूसरी है श्रीलंका के मछुआरे ने निकाली। क्या क्वालिटी में, दोनों ने सेम एरिया से निकाली है, क्या क्वालिटी में डिफरेंस होगा? नहीं होगा। ठीक है, चलिए नहीं है। अब इंडिया ने क्या किया, इंडिया देता है मत्स्य संपदा योजना के अंडर सब्सिडी देता है। उसका मानना क्या है कि मेरे मछुआरे जो हैं वो थोड़े, उनको सहायता की आवश्यकता है, तो अगर उन्हें किसी भी तरीके के वेसल खरीदने हैं, मीन्स कि उनको बोट खरीदनी है, उनको नेट खरीदना है, नाव खरीदनी है, या उनको वो जाल खरीदना है, और भी कुछ सामान जो होता है वो खरीदना है, तो सामान खरीदने के लिए मैं उनको सब्सिडी दूंगा, मीन्स वो सस्ता उनको मिलेगा। अब ये जो मछुआरा यहाँ बैठा है, उसने जो ये सामान खरीदा, सोच लीजिए कि उसको सामान ये सस्ता मिल गया गवर्नमेंट की तरफ से, क्या उसकी कोई लागत आई है इसमें? बहुत कम आई होगी। जब उसकी लागत, सपोज कर लीजिए उसकी लागत आई है 100 रुपए, उसने जो डिस्ट्रीब्यूट करी, तो एक मछली के हिसाब से उसने अपना फायदा लगाया कितना? 300 किलो के हिसाब से अगर मैं बोल दूं तो उसने बोला मैं एक मछली 400 रुपए में बेचूंगा, उसने ये बोल दिया। अब श्रीलंका की गवर्नमेंट के पास खुद ही नहीं खाने को पैसे है, वो क्या देगी? तो उन्होंने क्या कर दिया, उनकी तरफ से कोई वो नहीं हो रहा है, तो यहाँ जो मछुआरा बैठा है उसको मछली निकालने की ही कॉस्ट आ जाती है 500 रुपए, सपोज कर लीजिए, और उसने अपना 200 रुपए का प्रॉफिट ऐड किया और उसकी कॉस्ट आई कितनी? 700 रुपए। क्वालिटी में कोई डिफरेंस है? नहीं है। अब दोनों ही गए कहाँ? यूएसए में दोनों ही गए, एंड यूएसए में जाके, रेड कलर ले लेती हूँ वो ज्यादा सही लगेगा, यूएसए में चले गए दोनों, यूएसए में दोनों गए, श्रीलंका वाला भी आया, उसने अपनी रखी हुई है 700 की, इंडिया वाला आया, उसने अपनी रखी हुई है 400 की, क्वालिटी में तो कोई डिफरेंस है ही नहीं। अब प्राइस के हिसाब से देखूं तो आप कौन सी चूज करोगे? 400 वाली चूज करोगे। अब मुझे बता दीजिए, क्या ये एडवांटेज नहीं है इंडिया के मछुआरों के लिए? और क्या ये वर्ल्ड में ये नहीं शो कर रहा कि सही से कंपटीशन नहीं हो पा रहा? सही से कंपटीशन नहीं। अब यहाँ के मछुआरों की तो मछलियां सड़ जाएंगी ना, कोई नहीं लेना पसंद करेगा, सब क्वालिटी तो सेम है, वो तो सस्ते मिल लेंगे। तो इसी चीज को अवॉइड करने के लिए WTO का कहना क्या है कि मैं एक स्वतंत्र और बिना किसी दबाव का कंपटीशन बढ़ाना चाहता हूं वर्ल्ड में, जिससे कि जिस कंट्री में जो भी उनकी क्षमता हो, क्षमता के अनुसार वो अपना ट्रेड कर पाए। इसीलिए उनका मानना है क्या कि मैं किसी भी तरह का अवैध, असूचित, अनियमित जो भी मछली पकड़ रहे हैं, एक तो वो, उसके साथ साथ जो भी सब्सिडीज दी जा रही है। अब मुझे ये बता दिए, सब्सिडी मिल रही है तो कितने ही लोग कितना सस्ता लेके, जो इसको नहीं भी करना है वो भी करता होगा, क्योंकि प्रॉफिट दिख रहा है, लाभ दिख रहा है उनको, तो उन्होंने बोला कि अगले 4 सालों में वो आपको कम कर देनी है। ठीक है, तो पहला उन्होंने ये बोला। दूसरा उन्होंने बोला कि वैश्विक खाद्य सुरक्षा के ऊपर हम बात करेंगे, वो तो वो कर ही सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही उन्होंने बोला ई कॉमर्स प्रसारण पर सीमा शुल्क जो है वो लंबे समय तक रोक जो है उसको हम जारी रखेंगे। इसका कहना उनका ये है, इसमें जस्ट ये बोलना चाहते हैं कि अब क्या किया जाता है कि अगर कोई भी लोन होता है, ठीक है, सो यहाँ पे ना सीमा शुल्क इन्होंने कर दिया है, लंबे समय तक की रोक। मैं वैसे बता देती हूँ आपको, ये लंबे समय का और नहीं था, ये यहाँ पे आता है मोरेटोरियम। अब ये क्या होता है मैं बता देती हूँ आपको, तो उससे आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, हिंदी इसका ट्रांसलेशन सही से नहीं करके बताया हुआ, इस वजह से आप एक बार इसको कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, आपको मीनिंग आ जाएगा। ठीक है, सो अब नॉर्मल क्या होता है, सपोज करिए कोविड-19 आ गया। ठीक है, कोविड-19 में अब हम अज्यूम करके चलते हैं, सपोज करिए कि कोविड-19 की मैं क्या सोच रही थी, मैंने अपना एक रेस्टोरेंट ओपन करने का सोचा था। तो रेस्टोरेंट ओपन करने के लिए मैंने क्या किया था, मैंने 100 करोड़ का लोन उठाया हुआ था। ठीक है, अपनी मैंने जमीन के ऊपर ही लिया हुआ था, सपोज करिए। तो अब मेरा ये 100 करोड़ का लोन मैंने क्या कर दिया, पूरा एक स्ट्रक्चर बना दिया है। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बनाने के बाद बेसिकली हुआ क्या कि अब मुझे ये है कि मुझे लॉन्च करना है अपना रेस्टोरेंट, बहुत अच्छी जगह पे है, बहुत पैसा मुझे आएगा। तो मुझे लॉन्च करना है कब, मुझे लॉन्च करना है 23 मार्च को, 23 मार्च। ठीक है, 22 मार्च को क्या हो गया, लॉकडाउन। ठीक है, सो
हिसाब क्या था, हिसाब ये था कि 100 करोड़ का जो मेरा लोन है वो मैं 10 सालों में 10% की इंटरेस्ट रेट के साथ वापस करूंगी। अज्यूम कर लो कि पर मंथ का मुझे 5 लाख देना है। अब कोई कैलकुलेशन में मत जाना, ठीक है, एक बार ऑनलाइन वालों को चेक कर लूं क्या कुछ वो बोल रहे हैं। तो 5 लाख वाला जो है ये मुझे इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट मिला के 5 लाख रुपीस देने हैं, पर मंथ के देने हैं, ठीक है। मुझे ये है कि मेरा तो ऐसा चलेगा, 5 लाख तो मैं ऐसे दे दूंगी। पर हुआ क्या कि 22 मार्च को लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन हो गया तो मैं लॉन्च नहीं कर सकती, लॉन्च कर भी दूंगी तो कोई आएगा नहीं, क्यों, रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं। अब ऐसे हालात में मेरा तो सोचना ऐसा था 5 लाख तो मेरे लिए कुछ होएंगे ही नहीं, तो 100 करोड़ का लोन मैं ऐसे चुका दूंगी। पर मेरा जो इनकम का जो सोर्स है, जो मेरा सोर्स को स्रोत है, हाँ, जो स्रोत है मेरा तो वही नहीं आ रहा है, वही खत्म हो चुका है। सो इसका मतलब ये है कि अब मेरा मन नहीं है कि मैं लोन वापस ना करूं, पर मेरे हालात ऐसे हैं मैं लोन वापस नहीं कर पा रही हूं। ऐसा ही मेरे साथ नहीं हुआ है, ऐसा ही जो एक पर्सन है जिसने कि क्या किया था, वो डेली ऑफिस जाता है, अच्छी खासी उसकी सैलरी है, उसने एक कार ली है और कार का उसको ये लगता है कि मैं धीरे धीरे ये कार लोन अपना इंस्टॉलमेंट मैं अपनी सैलरी में से डेली देता जाऊंगा हर महीने। ऐसा ही वो भी, अब उसका लॉकडाउन हो गया, जॉब हट गई, सपोज करिए वर्क फ्रॉम होम में भी इतना पैसा नहीं आ रहा है और ना वर्क फ्रॉम होम हो पा रहा है, तो ऐसे केस में उसका भी सैलरी नहीं उसको मिलेगा। अब उसका सैलरी भी उसको नहीं मिल रहा है तो लोन वो चुका ही रहा था आराम से। तो ऐसे ही हजारों लाखों लोग होंगे इंडिया में जिनके हालात ऐसे हो गए होंगे। तो फिर गवर्नमेंट ने आरबीआई को बोला, आरबीआई ने क्या बोला, आरबीआई ने बोला कि ये देखिए जितना टाइम पीरियड तक, सपोज करिए कि अब आपको स्टार्ट करते हैं कहाँ से, मार्च से, मार्च अप्रैल मई जून, 4 महीने ही ले लेते हैं। इन महीनों में आपको लोन की पेमेंट करनी थी, इंस्टॉलमेंट। अच्छा, आप मेरी क्लास में बोल रहे हो या सबकी क्लास में ऐसे ही बोलते हो? सिर्फ मेरी? अच्छा, अदरवाइज आप वही सेम, ओके, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, चलिए, खुशी, हाँ जी, हाँ वो बोल सकते हैं। चलिए अब यहाँ देख लीजिए हम क्या बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे, हाँ जी ऑनलाइन वाले, आई नो आप भी परेशान हो गए हो, हम भी परेशान हो गए, बार बार से ओपन करना पड़ता है। तो हम बात कर रहे थे किसकी, हम बात कर रहे थे मार्च अप्रैल मई जून, ठीक है, ये 4 महीने की। तो 5 लाख मुझे पे करने हैं, बट मेरे पास इस टाइम पे मेरे इनकम का कोई भी स्रोत मेरे पास नहीं है, सोर्स नहीं है। सो उस केस में क्या हो सकता है, अब आरबीआई आया आगे, मेरे पास नहीं, ऐसे ही हजारों लाखों लोगों के पास नहीं होगा, मन नहीं है किसी का करने का, बट हो गई है सिचुएशन, ऐसी हालात हो गए हैं। तो ऐसे में आरबीआई ने क्या बोला, आरबीआई ने बोला देखिए लॉकडाउन मैंने अभी लगाया है, मार्च का तो चलिए आपको मिल ही जाएगा, हम क्या करते हैं, हम फ्रीज कर देते हैं इस टाइम पीरियड को। फ्रीज का मतलब क्या है, हम इस टाइम पीरियड को रोक दे रहे हैं, यहाँ पे, यहाँ हम इसको रोक दे रहे हैं। हमारे कहने का मतलब ये है कि लोन आपका एज इट इज रहेगा, आप बस ये 3 महीने काट के, 3 महीनों को बस आप काट देना, इन 3 महीनों को काट के आप जो है जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा, ऑफिस खुलने स्टार्ट होंगे, तो आप जुलाई या अगस्त से, वैसे 6 महीने का दिया था बट मैं सिर्फ समझा रही हूँ यहाँ पे, तो जुलाई या अगस्त से आप हमें अपना लोन का पैसा चुकाना स्टार्ट कर देना। तो जो ये यहाँ पे ये जो समय रोका गया था, समय जो रोक दिया गया था, ये समय जो रोका गया है इसको बोला जाता है क्या, मोरेटोरियम। सो ये इसको बोल सकते हैं कि रोक हमने लगा दी थी, ठीक है। सो ये हमने रोक यहाँ पे लगा दी थी, इसको हम बोलते हैं क्या, मोरेटोरियम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। रोक, रोक, बट सिंपल रोक नहीं बोल सकते हैं इसको, रोक बोलोगे तो ठीक है, नहीं छूट, छूट भी नहीं बोलोगे, छूट का मतलब अस्थायी प्रतिबंध ये बोल सकते हैं, ना कोई से छूट बोलेगा ना ही कोई से रोक बोलेगा। क्यों, क्योंकि अगर आप इसको छूट बोलते हो तो उस केस में ये हो जाएगा कि 3 महीने का देना नहीं है, 3 महीने का देना है,
अगर लोन था 20 महीनों का तो 20 महीने ही देने हैं, इनको कैंसिल करके। वो सपोज करो कि यहाँ तक मैं 10 महीने तो पे कर चुकी हूँ, तो मेरा 11वां महीना ये होना चाहिए था, पर अब मेरा 11वां महीना ये माना जाएगा। तो ये नहीं है मुझे 3 महीने का पे नहीं करना, पे करना है पर बाद में देना है, यहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये मोरेटोरियम का केस था। अब हुआ क्या कि आरबीआई ने ये तो रोक दिया, ठीक है। बैंकों ने बोला क्या कि ये क्या चल रहा है आपकी तरफ से। बैंकों ने बोला कि जिन्होंने मेरे पास, बैंक का काम क्या होता है, मुझे जस्ट इतना आप बता दीजिए। बैंक का काम होता है कि सपोज करिए कि ये एक बैंक है, तो यहाँ पे पब्लिक है, अगर ये, तो पब्लिक ने अपना पैसा लगाया, ठीक है। सो पब्लिक ने जो अपना पैसा लगाया है, बैंक उस पैसे का आगे लोन देंगे और बैंक, यहाँ से बैंक को मिलेगा इंटरेस्ट और यहाँ से बैंक देगा इनको इंटरेस्ट, ऐसे चलता है, ठीक है। चलिए इसी तरीके से चलता जाएगा। अब बैंक ने क्या बोला, बैंक ने बोला ये जो आरबीआई है ना, इसने बोला लोन नहीं मिलेगा, ठीक है। उन्होंने बोल दिया कि लोन का भी थोड़े टाइम पीरियड तक, 3 महीने तक नहीं मिलेगा। पर जिन लोगों ने अपना पैसा जमा कर रखा है, चाहे वो 2%, 3%, कुछ भी इंटरेस्ट ले, वो इंटरेस्ट तो लेंगे ना, वो तो आ जाएंगे अपना इंटरेस्ट लेने, हमें तो अपना इंटरेस्ट दे दो। तो ऐसे केस में बैंक ने बोला कि जब मुझे तो मिल नहीं रहा, मैं आगे कैसे दे दूं। तो बैंक ने बोला क्या कि 3 महीने का जो आप तो फ्रीज कर रहे हो, आप तो इस पे एक प्रतिबंध लगा रहे हो, आप तो इस पे रोक रहे हो 3 महीने। इस 3 महीने ना कितने हो गए थे मेरे, 5 5 5 15 लाख। 15 लाख के ऊपर इंटरेस्ट भी दो मुझे, इस चौथे महीने में 15 लाख जो आपने देने थे ना, इस पे मुझे इंटरेस्ट भी दो, ये बोला। तो फिर अब मैं हो गई परेशान, मैंने कहा मैं कैसे जुगाड़ करती। आप अब क्या कर रहे हो, आप तो अब मेरे ऊपर 17 लाख का बोझ डाल रहे हो। चाहे मैं जुगाड़ करती, मैं यहाँ पे तो करती, आपने अब मेरे ऊपर कितने का बोझ डाल दिया, 17 लाख। क्यों? क्योंकि आप तो मेरे से इंटरेस्ट भी मांग रहे हो, ये तो आपने पहले बोला नहीं था। तो बैंक अपनी तरफ ठीक है, क्योंकि बैंक तो डिपॉजिट को देना ही है। मैं अपनी जगह ठीक हूँ, क्यों? क्योंकि आरबीआई ने अपनी तरफ से दिया। चाहे मैं घर के बर्तन भेजती, पर मैं 15 तो देती, अब एक्स्ट्रा बर्डन और डाल दिया 17 का। तो गवर्नमेंट ने बोला कोई बात नहीं, अब मुझे ही करना पड़ेगा जो करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने बोला पब्लिक को मैं परेशान नहीं कर सकती, तो पब्लिक को बोल दिया कि आपका इंटरेस्ट है ना आपकी तरफ से, बैंकों को भी परेशान नहीं कर सकती, क्योंकि बैंकों को इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, उनका आगे काम नहीं चलेगा। तो मैंने, गवर्नमेंट ने आके बोला कि लीजिए बैंक, आप ले लीजिए इंटरेस्ट का पैसा, इनको बोला आपको देने की जरूरत नहीं है। दोनों खुश। गवर्नमेंट ने बोला कि अंदर अंदर खुश होके कि चलो इनका क्या है, इनका इन पब्लिक से ही तो वसूलना है, मैं मुझे टैक्स के थ्रू या कैसे भी पब्लिक से ही तो वसूलूंगी, तो ये किया गया है। सो ये आपको समझ आ गया है मोरेटोरियम। तो मोरेटोरियम का मतलब क्या होता है कि जब आप एक समय के लिए रोक लगा देते हो, ये नहीं है कि अब पे नहीं करना है या फिर आपकी 3 महीने की छूट मिल जाएगी, आपका चौथा महीना इधर से ही गिना जाएगा। बस इस समय को हम बंद कर देते हैं कि इस समय को हम गिनेंगे नहीं, ठीक है। सो ये कर दिया जाता है। अब यहाँ पर क्या हो गया, अस्थायी प्रतिबंध। ये होता है क्या, अस्थायी प्रतिबंध। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पे लंबे समय का प्रतिबंध करके बोल दिया है, वो सही नहीं है। देखिए, जो क्रेडिट कार्ड और ये जो लोन लिया हुआ है, ये होगा कौन सा, ये गवर्नमेंट करके देगी, उसका बैंक करके देगा। ये कौन है, डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ को क्या करना है, डब्ल्यूटीओ ने क्या किया हुआ था, डब्ल्यूटीओ ने बोला कि जो भी ये ई कॉमर्स प्रसारण क्षेत्र जो है, इसको उनकी हेल्प करने की जरूरत है। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने इसमें ना कुछ काट दिया है, दैट इज बेसिकली, अब आपको पता होगा ना, आपने ये तो पढ़ा होगा, सीमा शुल्क क्या होता है, ठीक है। कस्टम ड्यूटी बेसिकली इसको बोलते हैं, ठीक है, कस्टम ड्यूटी। अब टैरिफ एंड कोटा के अंदर आता है कस्टम ड्यूटी, जो कि है सीमा शुल्क। आयात और निर्यात पर लगने वाले शुल्क को बोलते हैं सीमा शुल्क। सो ये सीमा शुल्क जो है, इसके ऊपर क्या लगा दिया है, मोरेटोरियम जो है लगाया हुआ था पहले, उसको जारी रखेंगे। अब समझ लीजिए क्या, ये जो डब्ल्यूटीओ है, ये पैसों से रिलेटेड कोई मोरेटोरियम नहीं देगा, क्योंकि इसने कोई बैंक नहीं खोल के रखा हुआ है, ये ऐसा कुछ नहीं करके देने वाला है। पर इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने ये बोला है कि ई कॉमर्स जो भी प्रसारण होता था लॉकडाउन की वजह से या कोविड की वजह से, वो सही से नहीं हो पाया। अब अगर उसमें मैं सीमा शुल्क भी लगाता रहूं, तो उससे क्या हो जाएगा, वो और ज्यादा परेशान हो जाएंगे।
तो ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए, मुझे जो है उनके ऊपर वो अस्थायी प्रतिबंध लगा देना चाहिए। वो अस्थायी प्रतिबंध जो होगा वो एक लंबे समय तक रहेगा और अभी भी उन्होंने उसको जारी रखा है। तो इसका मतलब ये है कि अभी भी उन ई कॉमर्स प्रसारण संस्थानों को संभालने के लिए ये अभी भी अस्थायी प्रतिबंध को लागू रखे हुए हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा इतना। वेरी गुड। नेक्स्ट आ जाता है क्या, फोर्थ वन, स्वच्छता एंड पादप स्वच्छता जो है उससे रिलेटेड भी घोषणा की गई है। ठीक है, पादप स्वच्छता नहीं है ये, दैट इज कॉल्ड एज द साइटोसैनिटरी। ठीक है, ये तभी मैं बोल रही हूँ कि ट्रांसलेशन में हल्का फुल्का गलती हो जाती है। ठीक है, हाँ जी, साइटोसैनिटरी। हाँ जी, वही देख रही हूँ, साइटोसैनिटरी को क्या बोलते हैं। देखिए इसमें भी वही वर्ड आ रहा है, तभी आई थिंक गूगल के हिसाब से वही आ रहा है, पादप स्वच्छता, दैट इज रिलेटेड टू द प्लांट। नहीं, ये बेसिकली क्या होता है ना कि अगर नॉर्मल अगर मैं बोलूँ साइटोसैनिटरी, हाँ मैं समझा देती हूँ। साइटोसैनिटरी बेसिकली क्या होता है ये प्लांट्स के लिए ही, बट ये प्लांट्स की हेल्थ के लिए होता है। ठीक है, उनकी हेल्थ के लिए होता है कि किस तरीके से हम उनकी हेल्थ को, और इसमें जरूरी क्या होता है कि ये जो वर्ड होता है ये सिर्फ और सिर्फ अंतरराष्ट्रीय जो ट्रेड किया जाता है ना उसी क्षेत्र के लिए ये यूज किया जाता है। सो अंतरराष्ट्रीय ट्रेड के लिए ये जो साइटोसैनिटरी वर्ड है ये यूज किया जाता है, जिसमें कि हम जो पौधे होते हैं उनकी हेल्थ की बात करते हैं। हेल्थ की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम ये देखेंगे कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में अगर पौधों के साथ कोई उनके लगती बीमारी भी चली जाती है या उनसे रिलेटेड बीमारी भी चली जाती है, इवन हम साइंस वाले पोर्शन में जीएम क्रॉप्स को भी करेंगे, आई थिंक आपने किया भी होगा। हाँ, करंट में जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, तो तब भी आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, सो ये इतना आपका हो जाना चाहिए। हो गया। अब ये सेम जो यहाँ पे आपको फंक्शन दिखाई दे रहा है ना, अरे G7 की यहाँ पे लगी हुई है फोटो, चलिए कोई बात नहीं, ये मैं पूरा का पूरा मैकेनिज्म सिर्फ मैंने यहाँ पे दिया है, ये मैं इको में आपका सेम करवाने वाली हूँ। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हम अवॉइड करेंगे। हम यहाँ देख लेते हैं G7, कोई बात नहीं, ये तो करके जाएंगे ना, इतना क्या जल्दी है। सीसेट का क्लास है, चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कल कर लेते हैं, इट्स ओके। ठीक है।